हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की क्लास में। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और पिछले क्लास में मैंने आपको एक्शन पोटेंशियल के स्टेप्स सिखाए थे कि एक्शन पोटेंशियल में पहले डीपोलराइजेशन होती है, फिर रीपोलराइजेशन होती है, फिर हाइपर पोलराइजेशन होती है। सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए थे लास्ट क्लास में। हाँ जी, हेयर कट करवा लिया मैंने बेटा, क्योंकि मेरे बाल जो है क्या कहते हैं, बोल रहे थे अब तो कटवा लो यार, ठीक है। तो इसलिए बच्चों मैंने हेयर कट करवा लिया। आपका बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, बाकी सबको सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। सबका स्वागत है बच्चों आज की क्लास में। चलिए बच्चों, मैं इस लाइट को ऑन कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पढ़ना। अच्छा, मेरे को एक बात बता दीजिए कि वो आपने जो है क्या कहते हैं, मेरे को एक बात बता दीजिए कि आपने जो है पढ़ा था क्या, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, क्या क्लियर है पूरा? कोई कमी तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज मुझे ये बताइए। एक तो यार पानी की भी आज कमी हो रही है, पानी में ला नहीं पाया, ठीक है, जल्दबाजी में पानी भूल गया। जब प्यास लगेगी तो 1 मिनट जाकर बोतल ले आऊंगा मैं जाकर, है ना, ऊपर कार में मेरी बोतल पड़ी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो है चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। हे भगवान, चल जा भाई। नोट 3, नीट, यकीन 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 कहाँ गया भाई? यकीन बैच अर्जुना लगा दिया यार मैंने, ऐसे कैसे काम चलेगा? अर्जुना थोड़ी है ये। यकीन नीट इंग्लिश, यार अपना यकीन बैच कहाँ गया? यकीन नीट, यकीन नीट, यकीन नीट, यकीन नीट 2.0, यकीन नीट ये रहा, सॉरी, ठीक है। जूलॉजी एंड टुडेज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलो पोल कर लो, करो भाई, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। चालू हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए, ऊपर बेटा कार में कैसे ऊपर बोतल रह गई, भूल गया लाना? तो बेटा यही वाली बात है, कार में पड़ी रह गई बोतल, दिमाग से ही उतर गया, उतर रहा था तो भाई ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। दिमाग की दही लगी पड़ी है, ये वाली बात है, क्या करें। चलो, हो जाती है दिमाग की दही। अच्छा, अब बच्चों मैं एक चीज आपको, एक सूचना और दे देता हूं। हमारी कल से एक माइंड मैप सीरीज आ रही है। मेरे ख्याल से माइंड मैप सीरीज आप लोग देख रहे होंगे, इसी हफ्ते चालू हुई है। किसी भी चैप्टर का रिवीजन आप 1 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हो। 60-70 मिनट के आपके लेक्चर आएंगे, ठीक है, छोटे लेक्चर होंगे, जिसके द्वारा आप अपना पूरा चैप्टर जो है 70 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। पर वो रिवीजन के लिए बनी है, याद रखिए। आप उसमें आप जो है रिवीजन कर सकते हो, आप उसमें समझने वाला नहीं है कि अगर आप सोचो कि मैं समझ लूं, तो समझने के लिए तो पूरी क्लासें लेनी पड़ती है। पर अगर आपको रिवाइज करना है तो आप 60-70 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो माइंड मैप सीरीज बेटा हम कल लेकर आ रहे हैं। मेरा लेक्चर कल आएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, एनिमल टिश्यू का कल लेक्चर आपको मिलेगा शाम को 7 बजे। तो अगर आपको ऐसा लगे कि रिवीजन की जरूरत है, ठीक है, तो आप उस सीरीज को देख सकते हो। फटाफट फटाफट जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। कोई कंसेप्ट भूल गए हो तो पॉज करके आप अपने कॉपी में कंसेप्ट भी पढ़ सकते हो। पर मतलब बहुत ज़्यादा जिस तरह मैं स्लो पढ़ाता हूँ उतना नहीं है। 60-70 मिनट में पूरा एनिमल टिश्यू कवर किया है, 70 मिनट के आसपास का लेक्चर है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है, फास्ट है, ठीक है। समझने वाला थोड़ा सा पॉइंट कम रहेगा, वहां पर रिवीजन का पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलो, है ना, तो हम लोग स्टार्ट करें बच्चों आज की क्लास, ठीक है। ठीक है बेटा, ये YouTube पे आएगी। YouTube पे कंपटीशन वाला करके एक चैनल है PW का, उस पे आपको माइंड मैप सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। मैं बोर्ड साफ करता हूँ और पढ़ाना चालू करता हूँ। आप मेरे को एक बात बताओ, आपके एक्शन पोटेंशियल का क्या वो सिस्टम है? एक्शन पोटेंशियल समझ में आ गया कि नहीं आया? प्लीज मुझे बता दो, ठीक है, एक बार मुझे बता दो, ठीक है। मैं एक वोट करवा रहा हूँ, ठीक है, बताइएगा एक्शन पोटेंशियल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है।
क्या सीन है भैया एक्शन पोटेंशियल का? रिवाइज किया कि नहीं किया? क्या सीन हो रहा है बता दीजिए मेरे को। मैं थोड़ा सा इसको साफ भी कर देता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। बताइए, ठीक है, क्या सीन है? ठीक है, एक बार जो है मैं भी वोटिंग कर देता हूँ। ठीक है, मैंने भी वोटिंग कर दी, आप भी वोटिंग कर दीजिए। एक्शन पोटेंशियल देखा था कि नहीं देखा था बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, कैसा है, आता है कि नहीं आता है? ठीक है, वैसे तो इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, अच्छे से मैंने 3-4 बार आपको पढ़ाया था। क्या स्टेटस है थोड़ा बता दो। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं क्या स्टेटस है यार। 92.4% कह रहे हो आता है, 9% बच्चे अभी भी कह रहे हैं नहीं आता है। यार कैसे काम चलेगा? इतना प्यार से इतना लंबा चौड़ा हमने ढंग से डिस्कशन किया था, क्या पता क्या कहते हो यार। घर में पढ़ते लिखते हो नहीं, कैसे सिलेक्शन निकलेगा? पढ़ना तो पड़ेगा ना, सेम डे ही याद कर लेना चाहिए था। सिलेक्शन कैसे होगा नहीं तो बताइए, ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा भाई? सब लोग मुझे बोलते हैं हम आपके रिजल्ट में मिलना चाहते हैं, रिजल्ट में आना चाहते हैं। रिजल्ट में कैसे आओगे? ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होगा बिना पढ़े। इतने लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं। ठीक है, ओके, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है भाई। चलिए, ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बच्चों आज की क्लास को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है, ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोपोगेशन। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मेरे वो भाई बहन जिनको एक्शन पोटेंशियल समझ में नहीं आया है, ठीक है, वो थोड़ा सा इस टॉपिक से भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी हम उस दिन वाली ही बातें करेंगे। ठीक है, ओके, अलग तरीके से करेंगे, उस दिन वाली ही बातें करेंगे। ठीक है, आइए तो सीखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, चलो, ठीक है, ये जो है टीवी है ना, अरे भाई ये क्या हो गया? एक सेकेंड बच्चों, एक मिनट दीजिए बस। ये थोड़ा सा टीवी जो है, ये टीवी अटक गई, स्कैन टीवी जो है हैंग हो गई है। एक मिनट दीजिए, चल जा भाई। प्लीज चल जा, जल्दी कर। नो सिग्नल, एक मिनट, टीवी का निकाल ही देते हैं बट। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं, अब दिख रहा है सब, बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, चल गया टीवी वगैरह। ठीक है, देखो बच्चों, देखो बच्चों, हमने हमने ऐसे पढ़ा था कि ये यहाँ से, ये आपका देखो इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं। ठीक है, ये आपका ये आपका एक एक्सॉन है। हम लोग जो है साइनेप्स के माध्यम से समझ रहे थे। ठीक है, एक्सॉन का ये वाला भाग जो है ये एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, ये वाला भाग जो है एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, ये गोल वाला भाग जो है इसे कहते हैं अपन प्री साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, प्री साइनेप्टिक नॉब, आप इसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी कह सकते हो। ठीक है, तो एक ये वाली बात हो गई, राइट। ठीक है, और इसके सामने जो था, ठीक है, इसके सामने जो था ये था, ये देखिए ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर सामने जो था, ठीक है, ये था डेंड्राइट।
ठीक है, सामने जो था ये था डेंड्राइट, कहीं ना कहीं से तो चालू करना है, ठीक है। और डेंड्राइट के इस मेम्ब्रेन को अपन कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर बच्चों ये रिसेप्टर होता है, ठीक है, यहाँ पर ये रिसेप्टर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो पोटेंशियल होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये अभी यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है, ये रेस्टिंग स्टेट में है, पोटेंशियल जो है यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट्स की है, ठीक है। ये रिसेप्टर होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि रिसेप्टर जो होता है ये आयन चैनल का भी काम करता है, ये देखिए रिसेप्टर जो होता है ये आयन चैनल का भी काम करता है, ऐसे करके, ठीक है। तो होता ये है, आपको मैंने बताया था कि जो है यहाँ पर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है, ओके। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं यहाँ मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है, ठीक है। ये बीच का जो गैप होता है, ठीक है, ये जो बीच का गैप होता है इसे हम क्या कहते हैं, इस बीच के गैप को अपन कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, बीच के गैप को अपन कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। फिर क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है इसके साथ में लगा हुआ आयन चैनल ओपन हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हमने देखा, ठीक है, कि आयन चैनल से जो है सोडियम, ठीक है, सोडियम आयंस, ठीक है, और साथ में कैल्शियम आयंस भी, ठीक है, कैल्शियम आयंस भी अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सोडियम आयंस और कैल्शियम आयंस बेटा अंदर आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, समझना इसको, ठीक है, इस तरीके से, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। और सेल के अंदर खुद का पोटेशियम भी होता है, सेल के अंदर खुद का पोटेशियम भी होता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, सेल के अंदर खुद का पोटेशियम भी होता है और एक पॉजिटिव चार्ज का क्लस्टर बन जाता है, ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज का क्लस्टर बन जाता है, ठीक है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है याद रखिए, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर हमने कौन सा लिखा था, आप न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में आप नॉरएपिनेफ्रिन लिख सकते हैं, आप ग्लूटामेट लिख सकते हैं। जितने भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं मैंने कहा था वो या तो सोडियम चैनल ओपन करते हैं या वो कैल्शियम चैनल ओपन करते हैं, और मैंने दोनों ही आयंस लिख दिए। उसके बाद जो है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद बच्चों यहां पर बेटा एक पॉजिटिव चार्ज का क्लस्टर बन जाता है। आप देखिए पॉजिटिव चार्ज यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये जो पॉजिटिव चार्ज का क्लस्टर है बेटा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस को अपन कभी भी साथ नहीं रख सकते, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं आपस में रेपेल करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो हैं सभी जगह फैलने लगते हैं आपस में, कभी ये साथ में नहीं रहते, ये एकदम दूर भागने लगते हैं, सब दिशाओं में ये स्प्रेड होने लगते हैं, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज सब दिशाओं में स्प्रेड होने लगते हैं, सब दिशाओं में ये स्प्रेड होने लगते हैं, इस स्प्रेड को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड, ठीक है, इस स्प्रेड को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड, ठीक है, इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड। ये सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपन अगले पेज पर इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड से पढ़ना वापस चालू करेंगे, ठीक है, कि एक्शन पोटेंशियल जो है डेवलप होती है तो भागती कैसे है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा ताकि आपके टिप्स पर ये टॉपिक आ जाए, ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड, ठीक है, चलिए अब मैं अगले पेज पर आपको ले चलता हूं ध्यान से, ठीक है, देखिएगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन बस अब बेटा, ठीक है, अपन बस बेटा अब जो है केवल जो डेंड्राइट जो सेकंड न्यूरॉन था डेंड्राइट वाला वो ही बनाएंगे, ठीक है। अब अपन ये ही बना रहे हैं, याद रखिए न्यूरॉन 2 ही बनाएंगे अब अपन, ठीक है। न्यूरॉन 1 बनाने की कोई अब खास कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो था ये आपका न्यूरॉन 1 था साइनेप्स में, और ये था आपका न्यूरॉन 2, बता देता हूँ आपने कॉपी में तो लिखा हुआ होगा, ठीक है।
तो अब न्यूरॉन 2 ही बनाएंगे, ठीक है, न्यूरॉन 1 बनाने की कोई खास नीड नहीं है। तो न्यूरॉन 2 बनाया, ठीक है। ये आपका रिसेप्टर था यहाँ पर, ठीक है। इस रिसेप्टर के साथ जो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है, ठीक है। आपके रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है। न्यूरोट्रांसमीटर कोई भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर लिख सकते हो, ठीक है ना। ये न्यूरोट्रांसमीटर, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं, और ये कोई भी एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। इसके साथ चैनल बना दो, ठीक है, इसके साथ चैनल बना दो। ये चैनल बना दिया वाइट कलर का, ठीक है। ये चैनल ओपन पड़ा हुआ है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंड करते ही चैनल खुल जाता है और सोडियम और कैल्शियम आयंस अंदर जाने लगते हैं, ठीक है। सोडियम आयंस चले गए, ठीक है, कैल्शियम आयंस चले गए, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। देखो बेटा, एक बात इंपॉर्टेंट है कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो सोडियम आयंस को अंदर ले जाते हैं या कैल्शियम आयंस को अंदर ले जाते हैं। तो कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सोडियम आयंस को अंदर ले जाते हैं, कुछ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कैल्शियम आयंस को अंदर ले जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर लिखकर मैंने दोनों आयंस बना दिए, ठीक है। तो ये कैल्शियम हो गया, ये सोडियम हो गया, राइट, ठीक है। ये सोडियम हो गया, ठीक है, ये सोडियम यहाँ पर हो गया। अच्छा, सेल के अंदर कौन सा आयन एक्सिस में होता है, सेल के अंदर K+ आयन होता है, K+ बना लो, ये K+ हो गया, ठीक है, ये K+ हो गया, ये K+ हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक चार्ज का क्लस्टर बन गया, पॉजिटिव चार्ज का क्लस्टर बन गया। और अभी अभी मैंने बताया था कि ये सभी दिशाओं में फैलेगा। मेम्ब्रेन का जो अभी पोटेंशियल है, ठीक है, ये देखिए मेम्ब्रेन का जो अभी पोटेंशियल है, अपन बना लेते हैं। मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, देखिएगा, मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये है -70 मिलीवोल्ट्स, ठीक है, ये है -70 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। और हम जो है मेम्ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड करके काम करेंगे, 3 भागों में डिवाइड करके काम करेंगे, ठीक है। हम पहले ये A पॉइंट से लेकर हम B पॉइंट तक की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर B पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक की बात करेंगे, ठीक है। और फिर आगे मेम्ब्रेन की बात करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है, पूरा नेगेटिव बना लेते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, रेस्टिंग स्टेट पर है -70 मिलीवोल्ट्स पर। और फिर अपन C पॉइंट से लेकर D पॉइंट तक की बात करेंगे, ठीक है। ये इस साइड क्या है, ये इस साइड आपका डेंड्राइट है, याद रखिए, इस साइड आपका डेंड्राइट है। डेंड्राइट के आगे जाते हैं तो सेल बॉडी आ जाती है, सेल बॉडी से आगे जाते हैं तो ये एक्सॉन आ जाता है। तो ये पूरा जो एरिया है ये आपके एक्सॉन का एरिया है, याद रखिए। ये पूरा एरिया A से लेकर D तक आपका एक्सॉन है, सोचिए, A से लेकर D तक आपका एक्सॉन है, ठीक है। फिर लास्ट में जो है ये देखिएगा, ठीक है, लास्ट में ये एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट आ जाएगा और फिर ये गोल वाला पार्ट आ जाएगा जिसको अपन प्री सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, ठीक है, जिसको अपन प्री सिनेप्टिक नॉब कहते हैं या प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला पार्ट आ जाएगा एक्सॉन टर्मिनल का, ठीक है, लास्ट वाला पार्ट आ जाएगा एक्सॉन टर्मिनल का, ठीक है। एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें सेल बॉडी हमने नहीं बनाई, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए कि जहां पर ये आपके आयंस का क्लस्टर बना है ये सेल बॉडी है, सोचिए, ठीक है ना। यही करना पड़ेगा, अपन सब चीजें नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं है और इतना ड्राइंग करने के लिए इतना वो भी नहीं है, स्पेस भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये मान सकते हैं ये डेंड्राइट है, इसके आगे वाला ये वाला पार्ट सेल बॉडी है और फिर बाकी का पार्ट एक्सॉन का है, ठीक है ना। ओके, ये वाली बात है। तो बच्चों जैसे ही ये पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड होते हैं, देखिए ऐसे करके ये पॉजिटिव चार्जेस जैसे ही स्प्रेड होते हैं, देखिएगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्जेस जो स्प्रेड हो रहे हैं उसको इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड कहते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड। मैं एक एक चीज वापस बता रहा हूं ताकि आपकी इसमें मास्टरी हो जाए, ठीक है। इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड की वजह से बेटा A से B वाला जो पार्ट है, ठीक है, A से लेकर B वाला जो पार्ट है,
इसका जो पोटेंशियल है ये लेस नेगेटिव हो जाता है, और ए से बी वाला जो पार्ट है इसका पोटेंशियल -70 से -55 हो जाता है। याद रखिए ए से बी वाला जो पार्ट है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्जेस जब ए से बी वाले पार्ट तक जाएंगे, ए और बी के बीच में पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे, नीचे भी मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, आप नीचे भी ए से बी लगा सकते हो, ठीक है, पर मैं एक ही साइड बना रहा हूं ताकि बनाने में आसानी हो। तो जब पॉजिटिव चार्जेस मेम्ब्रेन पर जाते हैं तो मेम्ब्रेन जो कि काफी नेगेटिव है, -70 पर है, ये मेम्ब्रेन पॉजिटिव होने लगती है, लेस नेगेटिव होने लगती है। तो -70 से लेस नेगेटिव होकर हम -55 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। आइए अब आगे डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है ना। अब अगला डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, देखिएगा स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, तो इसमें ये देखिए, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये देखिए। अब मैं ऐसे ही बनाऊंगा, देखिएगा आप, ठीक है, अब मैं ऐसे ही बनाऊंगा। आगे पीछे वाले हिस्से जो है अब बनाकर उतना वो नहीं है, इतनी ड्राइंग की कैपेसिटी मेरी, ठीक है। तो ये नीचे भी बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे देखिएगा, ठीक है, और बना लेते हैं ऐसे करके। 2 डायग्राम इस पे आ जाएंगे, ठीक है। सोचिए कि ये पॉइंट है ए से लेकर बी तक का, ठीक है, ए से लेकर बी तक का, ए से लेकर बी थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, ठीक है। ये ए से लेकर बी तक का पॉइंट है, ये बी से लेकर सी तक का पॉइंट है, ये सी से लेकर डी तक का पॉइंट है, ऐसे करके, है ना। तो अभी क्या हुआ, ए से बी की जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड की वजह से कितनी हो गई, इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड की वजह से ये ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक की जो अंदर का मेम्ब्रेन है वो कम नेगेटिव हो गया, ठीक है। कितना हो गया, वो पहुंच गया -55 मिलीवोल्ट्स पर, ठीक है। ए और बी की पोटेंशियल पहुंच गई -55 मिलीवोल्ट्स पर, ठीक है। आप बोलेंगे सर आगे का क्या सिनेरियो है, आगे वाला तो अभी तक हमने कोई टच ही नहीं किया है, बी से सी वाला अभी -70 पर बैठा हुआ है, इस पर तो कुछ पहुंचे ही नहीं थे पॉजिटिव चार्जेस, और सी से डी वाला जो है ये भी -70 पर बैठा हुआ है, इस पे तो कोई काम हमने किया ही नहीं है, ठीक है। मैं खाली ऊपर वाली सरफेस पर बना रहा हूं, नीचे वाली सरफेस पर जो है बनाना इतना संभव नहीं है सब जगह लिखना, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाली सरफेस पर होगा सोचना वही चीज नीचे वाली सरफेस पर भी होगी, ठीक है ना। ओके, ये देखिए ऐसे करके ना पूरा मैं ये डी बना देता हूं, सब चलो सब सही है, ठीक है। अब -55 मिलीवोल्ट्स पर क्या होता है, -55 मिलीवोल्ट्स पर आपको पता है, ठीक है, क्या होता है -55 मिलीवोल्ट्स पर, देखिएगा, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। -55 मिलीवोल्ट्स पर, ठीक है, ओपन होते हैं कुछ चैनल्स, ठीक है, -55 मिलीवोल्ट्स पर ओपन होते हैं कुछ चैनल्स। इनका नाम क्या है, इनका नाम है वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल्स, ठीक है। तो -55 पर वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल्स ओपन हो जाते हैं, याद रखिए। और क्या होता है, क्योंकि बाहर आप जानते हैं बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, याद रखिएगा। सेल के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बाहर क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो जो सोडियम आयंस हैं, याद रखिए, वो बाहर से अंदर आने लग जाते हैं, ठीक है। जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर से अंदर आने लग जाते हैं तेजी से, याद रखिए। ये देखिए, ये सोडियम आयंस जो हैं ये अंदर आ रहे हैं, तेजी से अंदर आ रहे हैं, ये देखिए तेजी से सोडियम आयंस बाहर से अंदर आ रहे हैं। -55 मिलीवोल्ट्स पर जो है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, और सोडियम आयंस जो हैं देखिए तेजी से, बहुत तेजी से सोडियम आयंस जो हैं अंदर आ रहे हैं, ये देखिएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ये वाला देखिए कितने सारे सोडियम आयंस अंदर आ रहे हैं, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। ओके, अब एक बात ये भी है, ठीक है, कि सेल के अंदर K+ चार्ज भी होता है, ये देखिए सेल के अंदर खुद का K+ चार्ज भी है, वो भी एक आध मैंने बना दिए। जब बेटा सोडियम आयन इतनी तेजी से अंदर आ जाते हैं, बहुत ध्यान से देखना अगला स्टेप, बहुत ध्यान से देखना अगला स्टेप, ठीक है। तो क्या होता है, ये रहा आपका A पॉइंट से लेकर ये रहा आपका B पॉइंट, ठीक है ना। सोडियम आयंस की आने की वजह से बेटा जो अंदर की नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, और A से B पॉइंट जो है आपका, A से B पॉइंट जो है ये कितने वोल्टेज पर पहुंच जाता है, ये +30 मिलीवोल्ट्स पर पहुंच जाता है, ठीक है। ये +30 मिलीवोल्ट्स पर पहुंच जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब और क्या होता है ध्यान से देखते हैं बेटा, ये आप देख रहे हो सोडियम आयंस अंदर आकर इकट्ठे हो रहे हैं। आप अगेन देखिए
आप अगेन देखिए पॉजिटिव चार्ज का एक गुच्छा बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज का एक क्लस्टर बन रहा है, सोडियम रूपी पॉजिटिव चार्ज का आपको एक क्लस्टर दिख रहा है जिसमें बीच बीच में K प्लस आयन भी हैं, पॉजिटिव चार्ज का महान क्लस्टर आपको दिख रहा है। अगेन क्या होगा बेटा, अगेन क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं कभी साथ नहीं रह सकते, लाइक चार्जेस कभी साथ नहीं रह सकते, पॉजिटिव पॉजिटिव कभी साथ नहीं रह सकते, तो ये फिर स्प्रेड होने लगेंगे, ये फिर स्प्रेड होने लगेंगे, सभी दिशाओं में ये स्प्रेड होने लगेंगे। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन अगेन कहेंगे इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड, ठीक है, इसको बेटा अपन अगेन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड कहेंगे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो B से C वाला एरिया, ठीक है, जो B से C वाला एरिया -70 पर था, जो B से C वाला एरिया -70 पर था, इस पॉजिटिव चार्ज के पहुंचने की वजह से ये B से C वाला एरिया पॉजिटिव होने लगता है और लेस नेगेटिव होने लगता है, ठीक है ना। और B से C वाला एरिया की पोटेंशियल अब कितनी हो जाती है, इस इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड की वजह से B से C वाले एरिया की पोटेंशियल -55 पर पहुंच जाती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब मेम्ब्रेन के पास जाएंगे तो मेम्ब्रेन को वो पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे और लेस नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव बोलना या लेस नेगेटिव बोलना एक ही बात है, ठीक है ना। और आपका B से लेकर जो C तक आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये जो है बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा इसके साथ, और ये -55 पर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड की वजह से। तो जो सोडियम अंदर आता है बेटा, सोडियम का जो है एक गुच्छा बन जाता है पॉजिटिव चार्ज का, सोडियम रूपी पॉजिटिव चार्ज का गुच्छा बन जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज एक जगह नहीं रह सकता, ये स्प्रेड होने लगता है। ये ऐसा नहीं है कि यहीं स्प्रेड होगा, ये यहां पर भी स्प्रेड होगा, ये यहां पर भी स्प्रेड होगा, और इसे इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड कहते हैं, जिसकी वजह से आगे वाला जो एरिया है, जब पॉजिटिव चार्ज आगे वाले एरिया में जाता है तो आगे वाले एरिया को ये लेस नेगेटिव कर देता है, ठीक है। अब देखिए पीछे वाले एरिया का हाल देखते हैं, A से B वाले पे भी ध्यान दो, A से B वाले पे भी ध्यान दो, B से C तो लिख दिया अपन ने, अब A से B वाले पे ध्यान दो। अब A से B वाला जो एरिया है वो +30 पर है, ठीक है, तो A से B वाला एरिया आपका +30 पर है, ठीक है। +30 पर बेटा क्या होता है, ठीक है, A से B वाला एरिया आपका +30 पर है, ये देखिए, तो +30 पर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। +30 पर क्या होता है, आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो बंद हो जाते हैं, ठीक है ना, आपके वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल जो होते हैं वो तो बंद हो जाते हैं, ये देखिए वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और खुशी की बात यह है बच्चों, खुशी की बात यह है कि +30 मिलीवोल्ट्स पर वोल्टेज गेटेड K+ चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज गेटेड K+ चैनल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, ये देखिए ओपन हो गए, और होगा क्या, होगा क्या, तेजी से पोटेशियम बाहर जाने लगेगा, तेजी से पोटेशियम बाहर जाने लगेगा, ये देखिए K+ आयन बाहर जाने लगेंगे, क्योंकि सेल के अंदर K+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। इस तरीके से इन चैनल्स के माध्यम से, ठीक है, कौन से चैनल्स के माध्यम से, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल के माध्यम से आपके पोटेशियम आयंस बाहर जाने लगेंगे। और पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो भैया अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे रहेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज बाहर भेज दोगे तो अंदर वापस नेगेटिविटी आ जाएगी, क्योंकि अंदर का पॉजिटिव चार्ज तो अपन ने बाहर को दे दिया, बाहर पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर वापस नेगेटिव हो जाएगा। आइए मैं अब आपको अगले डायग्राम पे बताऊं कि अब क्या होता है, ये देखिएगा, ये लास्ट डायग्राम है, मतलब यहां पर जो है इस पेज पर बनाने वाला ये हमारा लास्ट डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूं, इस पेज पर ये फर्स्ट डायग्राम था, इस पेज का ये सेकंड डायग्राम था, और ये इस पेज का थर्ड डायग्राम था, ठीक है। यहां पर ये A से लेकर हमारा B तक कार्यक्रम है, ठीक है, B से लेकर यहां पर C तक कार्यक्रम है, और C से लेकर यहां पर D तक कार्यक्रम है। D लिख लो भैया, D लिख लो, सब जगह D लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बेटा K+ के बाहर जाने की वजह से क्या होगा, K+ के बाहर जाने की वजह से अंदर नेगेटिविटी आने लगेगी, और मेम्ब्रेन जो है -80 पर पहुंच जाएगा, आप जानते हो, और फिर सेटल होते होते जो मेम्ब्रेन है वापस रेस्टोर हो जाएगा -70 पर, ठीक है। तो मैं सीधा वही लिख देता हूं, A से B का पोटेंशियल जो है वापस से किस पे पहुंच जाएंगे हम,
ठीक है, ए से बी वाले एरिया में हम वापस -70 मिलीवोल्ट्स पर पहुंच जाएंगे। दूसरे रीजन पर फोकस करो। दूसरा रीजन जो है आपका -55 पर है। देखिए अब मैं दूसरे रीजन पे ऊपर बना रहा हूं, ठीक है ना। देखिएगा जो रीजन आपका साहब -55 पर पहुंच गया, वहां पर कौन से चैनल ओपन होंगे? -55 पर, -55 पर कौन से चैनल ओपन होते हैं बताइए? -55 पर ओपन होंगे अगेन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ठीक है ना। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो हैं ये ओपन हो गए, याद रखिए ये ओपन हो गए, याद रखिए। और होगा क्या? बाहर से वापस से अंदर क्या आने लग जाएगा? बाहर से वापस से अंदर आने लग जाएगा सोडियम। देखिए बाहर से वापस से अंदर आने लग जाएगा सोडियम, और अंदर सोडियम भरना चालू हो जाएगा। मैं बी से सी वाले एरिया की बात कर रहा हूं। देखिए बाहर से वापस आने लग जाएगा सोडियम, और सोडियम अंदर इकट्ठा होना चालू हो जाएगा इस तरीके से। सोडियम अंदर इकट्ठा होना चालू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो सोडियम के अंदर आने की वजह से बच्चों बी से सी वाले का क्या पोटेंशियल हो जाएगा? सोडियम के अंदर आने की वजह से बी से सी वाला एरिया अब प्लस हो जाएगा बेटा। कितना प्लस हो जाएगा मुझे बताओ? बी से सी वाला एरिया आपका +30 मिलीवोल्ट्स पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। नीचे भी प्लस कर दो, नीचे भी प्लस कर दो। कहीं पर मैं नीचे भूल गया हूं तो आप दोनों तरफ प्लस करना, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड में बनाना मुश्किल होता है, ठीक है। ओके बहुत अच्छी बात है, +30 पर पहुंच गया। अब इस सोडियम का फिर से क्लस्टर बन रहा है। देखो सोडियम जो अंदर आ रहा है इसका फिर से क्लस्टर बन रहा है, और भैया सेल के अंदर सेल के पास खुद का पोटेशियम भी है। तो ये देखो पॉजिटिव चार्ज का फिर से एक गुच्छा या फिर से एक क्लस्टर बन गया धमाकेदार, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्जेस कभी भी साथ नहीं रह सकते, फिर रेपेल करेंगे, ठीक है। आगे की पोटेंशियल अभी कितनी है? आगे की पोटेंशियल कितनी है भैया? आगे की पोटेंशियल तो अभी -70 मिलीवोल्ट्स पर है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं बच्चों ये अपनी जगह रह ही नहीं सकते। ये पॉजिटिव पॉजिटिव फिर रेपेल करेगा, और ये पॉजिटिव रेपेल करके ये आगे जाएगा ऐसे करके, ये देखिए स्प्रेड होगा, ठीक है। इसे अपन अगेन इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड कहेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड कहेंगे। ये सब जगह स्प्रेड होगा। पॉजिटिव चार्जेस कभी रह ही नहीं सकते कि वो जो है एक जगह रुके रहें। पॉजिटिव चार्ज का गुच्छा है तो वो स्प्रेड जरूर करेगा, याद रखिए, ठीक है ना। और ये जो है इधर भी नेगेटिव बना देता हूं, ठीक है, दोनों तरफ -70 है। अब पॉजिटिव चार्ज का जो गुच्छा है, क्लस्टर है, वो जब स्प्रेड करेगा, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड करेगा तो अगेन -70 लेस नेगेटिव हो जाएगा। और ये कितना लेस नेगेटिव हो जाएगा? -70 लेस नेगेटिव हो जाएगा, और ये आ जाएगा -55 मिलीवोल्ट्स पर, ठीक है ना। नीचे भी आप -55 बना लो, अगर मैं जो है दोनों तरफ नहीं बना पा रहा तो दोनों तरफ बना लो। तो अब अपना अगला एरिया -55 पर पहुंच गया, ठीक है। पर दूसरे एरिया पे तो ध्यान दो, ठीक है। दूसरे एरिया का क्या, ठीक है, +30 मिलीवोल्ट्स पर क्या होता है बताओ, ठीक है। दूसरे एरिया पर ध्यान देते हैं, +30 मिलीवोल्ट्स पर क्या होता है बताओ? +30 मिलीवोल्ट्स पर क्या होता है, ठीक है। +30 मिलीवोल्ट्स पर क्या होता है? +30 मिलीवोल्ट्स पर बच्चों क्या होता है? +30 मिलीवोल्ट्स पर क्या होता है? +30 मिलीवोल्ट्स पर अगेन वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। लिख दो ऐसे कि वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल बंद हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। और क्या ओपन हो जाते हैं, ठीक है, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल ओपन हो जाते हैं +30 पर, ठीक है। कौन से चैनल? वोल्टेज गेटेड K+ चैनल ओपन हो जाते हैं, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल ओपन हो जाते हैं। फिर क्या होगा भैया? फिर ये होगा कि इन चैनल्स में से फिर K+ आयंस बाहर जाने लगेंगे, फिर K+ आयंस बाहर जाने लगेंगे, फिर K+ आयंस बाहर जाने लगेंगे, ठीक है। ये वाला सीन हो गया। ये तीनों डायग्राम हो गए, ठीक है, राइट। अब अपन अगले डायग्राम में देखते हैं कि ये K+ आयन बाहर जाएंगे तो क्या होगा, और अगले एरिया का क्या अंजाम होगा। आप मेरे साथ बनाएं, ठीक है, प्लीज इसको बनाते रहें, ठीक है। फिर अपन एक बार फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। बेटा देखो हम जानते हैं -80 मिलीवोल्ट्स वाला फंडा। कोई बोल रहा है -80 क्यों नहीं लिख रहे? बेटा अगर अपन -80 पूरा लिखेंगे ना, पूरा लिखेंगे कि पहले -70 से +30 गया, +30 से -80 आया, -80 से फिर -70 हो गया, इतने स्टेप बनाएंगे 20 डायग्राम हो जाएंगे। इसलिए K+ के बाहर जाने से अपन सीधा लिख रहे हैं कि -70 पर आ गया, ठीक है ना।
क्योंकि अगर अपन 4 स्टेप लिखेंगे तो यार एक पार्ट को अपन 4 बार बनाएंगे तो इतने डायग्राम हो जाएंगे, दिमाग की दही हो जाएगी। इसलिए अपन शॉर्ट में कर रहे हैं कि भाई अपन ये बता रहे हैं के प्लस अगर बाहर जाता है तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डिक्लाइन होता है और फिर वो वापस -70 पर सेट हो जाता है। इसमें अपन हाइपर पोलराइजेशन का स्टेप नहीं बता सकते, जगह नहीं है इतनी, इतना डायग्राम बना नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके। नोटेड है, नोटेड है, नोट कर लिया। कोई बोल रहा है? हाँ हाँ, वो पूरा स्टेप इंक्लूड है भाई, पूरा स्टेप इंक्लूड है कि के प्लस के बाहर जाने से पहले -80 होगा, फिर वोल्टेज, फिर सोडियम लीक चैनल से सोडियम अंदर आएगा तो वापस -70 पर स्टोर हो जाएगा। ये पूरा स्टेप इंक्लूडेड है, पर मैं सीधा बस ऐसे लिख रहा हूं कि +30 से वापस -70। ठीक है, मैं बीच का स्टेप खा रहा हूं, ठीक है ना। +30 से पहले ये -80 पर आना चाहिए, फिर ये -70 पर वापस रेस्टोर होना चाहिए। ठीक है, -80 पर इसलिए आ जाता है क्योंकि के प्लस आयंस बहुत ज्यादा बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से -80 पर आ जाता है, ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। फिर -80 से धीरे धीरे वोल्टेज जो है -70 पर स्टोर हो जाती है। ठीक है, -80 से -70 जाने के लिए सोडियम लीक चैनल्स काम आते हैं, मैंने आपको बताया था। तो मैं क्या कर रहा हूं, सीधा ही -70 पर लाकर इसे रोक रहा हूं। मैं -80 वाला स्टेप नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें मेरे 20 डायग्राम हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर अपन एक्शन पोटेंशियल का प्रोपोगेशन सीख रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल आगे से आगे कैसे बढ़ती है। ठीक है, जो सारे स्टेप्स थे वो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, याद रखिए। तो वो सारे स्टेप्स यहां पर होंगे, पर अगर अपन एक एक स्टेप अगर बनाएंगे, अगर हर बार अपन 4 स्टेप, हर चीज के 4 स्टेप करेंगे तो 20-25 डायग्राम बन जाएंगे। वो संभव नहीं हो पाएगा, इतना संभालना आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इतने डायग्राम बनाना आपके लिए भी संभव नहीं है, मेरे लिए भी संभव नहीं है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं +30 से -70 पर लाकर रोक रहा हूं। ठीक है ना, मैं +30 से -70 पर लाकर रोक रहा हूं। मैं -80 वाला स्टेप अभी खा जा रहा हूं। ठीक है ना, क्योंकि वो स्टेप अगर बनाऊंगा तो मुझे 2 स्टेप और बनाने पड़ेंगे, उतनी जगह नहीं है, उतना टाइम नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है। ठीक है ना, चलिए अब अपन अगले पेज पर चलते हैं। देखिएगा, अब अपन अगले पेज पर चलते हैं, देखिएगा बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं, ये देखिए। ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं। अभी अपन जो है पहले डायग्राम को बना रहे हैं। ठीक है, आप तो जानते हो कि ए से बी वाला एरिया जो है, ठीक है, ए से बी वाला एरिया जो है ये तो साहब आपका -70 पर चला गया था। ठीक है, ए से बी वाला एरिया जो है वो आपका -70 पर चला गया था। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो -70 पर चला गया था पहले ही। ठीक है, अच्छा पीछे देखें तो के प्लस बी से सी वाला एरिया जो है, बी से सी वाला जो एरिया है उसमें से के प्लस बाहर जाने लग गया। तो बी से सी वाला एरिया में से जो के प्लस बाहर जाने लग गया तो ये भी अगले डायग्राम में किस में आ जाएगा, -70 पर आ जाएगा। ठीक है, तो के प्लस के बाहर जाने से जो बी से सी वाला एरिया है, ठीक है, ये भी किस पे आ गया, अगेन ये भी रेस्टोर हो गया, बी से सी वाला एरिया भी रेस्टोर हो गया -70 मिलीवोल्ट्स पर। ठीक है, थर्ड वाला देखें। ठीक है, थर्ड वाला अगर आप देखें तो सी से डी वाला अभी -55 पर है। ठीक है ना, सी से डी वाला -55 पर है। तो -55 पर कौन से चैनल ओपन होते हैं बताओ। ठीक है, -55 पर कौन से चैनल ओपन होते हैं, यहां पर अपन चैनल की ओपनिंग तो दिखा लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो -55 पर जो है आपके वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल ओपन हो जाते हैं, वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और तेजी से जो है Na+ आयंस अंदर आने लग जाते हैं, तेजी से जो है Na+ आयंस अंदर आने लग जाते हैं। ठीक है, जब Na+ आयन अंदर आएंगे तो C से D का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जब Na+ आयन अंदर आ जाएंगे, ये देखिए Na+ आयंस अंदर आ गए बहुत सारे। ठीक है, ये Na+ आयंस देखिए बहुत सारे अंदर आ गए, ये देखिए।
ठीक है, Na प्लस आयंस बहुत सारे आपके अंदर आ गए, ये देखिएगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, Na प्लस आयंस बहुत सारे अंदर आ गए। तो आपके C से D का जो पोटेंशियल है, ठीक है, Na प्लस आयन बना लो, ठीक है, ये देखो अंदर आ गए, ठीक है। तो इसकी वजह से C से D का जो पोटेंशियल है कितना हो जाएगा, ये अब पहुंच जाएगा +30 मिलीवोल्ट्स पर, ठीक है, ये पहुंच जाएगा आपका +30 मिलीवोल्ट्स पर, +30 मिलीवोल्ट्स पर, ठीक है। इधर भी C से D का आप बनाएं +30 मिलीवोल्ट्स, ठीक है, दोनों तरफ ही होगा ना, ठीक है, मेम्ब्रेन तो दोनों तरफ ही है, ठीक है, तो +30 मिलीवोल्ट्स पहुंच गया, ठीक है ना। ओके, बहुत अच्छी बात है। इसमें अपन ये दिखा देते हैं, ठीक है, इसमें अपन ये दिखा देते हैं कि जो सोडियम चैनल है वो ओपन है, ठीक है, और सोडियम अंदर आ रहा है जिस वजह से ये हुआ है, ठीक है, और सोडियम अंदर आ रहा है जिस वजह से ये हुआ है। ये देखिए सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है जिस वजह से ये हुआ है, ठीक है, सोडियम अंदर आ रहा है जिस वजह से ये हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये अब एरिया +30 पर आ गया, ठीक है। इसके आगे क्या है, इसके आगे है बेटा, डी के आगे क्या है, डी के आगे है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, डी के आगे है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, डी के आगे जो एरिया है वो है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। भैया एक्सॉन टर्मिनल का कितना पोटेंशियल है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल का कितना पोटेंशियल है, एक्सॉन टर्मिनल भी -70 पर है, ठीक है ना, एक्सॉन टर्मिनल भी -70 पर है, -70 मिलीवोल्ट्स पर, ठीक है, सीधी सी बात है। अब क्या होगा बताओ बच्चों, अब क्या होगा, ये अगेन सोडियम का क्लस्टर बन रहा है, अगेन सोडियम का क्लस्टर बन रहा है, अगेन पॉजिटिव आयन साथ नहीं रह पाएंगे, ये पॉजिटिव आयन स्प्रेड करेंगे ऐसे करके, ये पॉजिटिव आयन स्प्रेड करेंगे ऐसे करके, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड, ठीक है, इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड, ठीक है। अब अगला चित्र बना लेते हैं, ठीक है, अगला चित्र बना लेते हैं, ये देखिए, ये है आपका अगला चित्र, ये देखिएगा, ये है आपका अगला चित्र, छोटा बना लेते हैं, ठीक है, ओके, ये है आपका अगला चित्र इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बना दिया, ठीक है, ओके, गुड है जी। अब ए से बी वाला एरिया बना लो भैया, ये ए से बी वाला एरिया पूरा वापस तो बनाना ही पड़ेगा भाई साहब, इसी में ही तो मेहनत है, ठीक है। तो ये अभी नेगेटिव -70 पर है, ठीक है, तो इसको -70 मिलीवोल्ट्स पर दिखा दो, ठीक है। बी से भैया सी वाला एरिया भी बना दो भैया, बी से सी वाला एरिया भी -70 पर है, इसको भी भैया -70 पर दिखा दो, कोई टेंशन ही नहीं है, -70 मिलीवोल्ट्स, ठीक है, हो गया साहब ये भी, ठीक है, बी से सी वाला एरिया भी हो गया, ठीक है। अब है अगला सी से डी वाला एरिया, ठीक है, सी से डी वाला एरिया, ठीक है, सी से डी वाला एरिया +30 पर था, सी से डी वाला एरिया +30 पर था, सी से डी वाला एरिया +30 पर था। +30 पर कौन से चैनल खुलते हैं बताओ, +30 पर कौन से चैनल खुलते हैं, +30 पर भैया क्या होगा बताइए, +30 पर बताइए क्या होगा, ठीक है, +30 पर क्या होगा, +30 पर क्या होगा, +30 पर आपके सोडियम चैनल तो हो जाएंगे बंद, ठीक है ना, तो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो बंद हो गए +30 पर, ठीक है ना, तो वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल जो हैं, Na+ चैनल जो हैं ये तो हो जाएंगे क्लोज, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और कौन से ओपन हो जाएंगे, ठीक है, आपके खुल जाएंगे चैनल, इनका नाम है क्या, इनका नाम है वोल्टेज गेटेड K+ चैनल, ठीक है, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ओके। फिर क्या होगा, वही वाली बात है, K+ बाहर जाने लगेगा, ठीक है, K+ अंदर से बाहर जाने लगेगा, जब K+ बेटा बाहर जाने लगेगा तेजी से, ठीक है, जब K+ बाहर जाने लगेगा तेजी से, ठीक है, देखिए लिखा है मैंने, तो अंदर का पोटेंशियल वापस से नेगेटिव हो जाएगा, अंदर का C2D का पोटेंशियल वापस से नेगेटिव हो जाएगा, और ये किस पे आ जाएगा, ये -70 मिलीवोल्ट्स पर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं अगेन एक स्टेप खा गया हूं, कौन सा स्टेप, कि भाई K+ के बाहर जाने से पहले ये -80 पर आकर रुकता है, और फिर -80 पोटेंशियल से -70 पोटेंशियल सोडियम लीक चैनल की वजह से होता है, जो अपन ने सीखा था। वो दो स्टेप जो है मैंने मिस करे हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी है, टाइम की भी कमी है, ठीक है ना। तो ये सीधा हमने बताया कि ये किस पे आकर रेस्टोर हो गया, -70 पर, ठीक है ना। अब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इस वाले एरिया के बारे में भी तो देखो, ठीक है, डी वाला जो एरिया है, एक्सॉन टर्मिनल का एरिया है, उसकी भी तो बात करो, ठीक है ना। तो ये एक्सॉन टर्मिनल का एरिया है, देखिएगा, ठीक है, इसको मैं ना ब्लैक कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, मुझे इसको यूज करना है, ठीक है। तो डी के बाद वाला एरिया जो है वो एक्सॉन टर्मिनल का एरिया है बच्चों, ठीक है।
और वो सोडियम के स्प्रेड होने की वजह से वहां का पोटेंशियल कितना हो गया है, -55 हो गया है। ठीक है, आगे का जो एरिया एक्सॉन टर्मिनल का एरिया है, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया है, यहाँ -55 मिलीवोल्ट्स हो गया है। ठीक है ना, ओके। एक्सॉन टर्मिनल के आगे क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल के आगे इस न्यूरॉन का अंत है, एक्सॉन टर्मिनल के आगे इस न्यूरॉन का अंत है। इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, इसे अपन कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, इसे अपन कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। ये न्यूरॉन का अंत है, याद रखिए। ठीक है ना, ओके। -55 पर क्या होगा, -55 पर क्या होगा, -55 पर अगेन कौन से चैनल खुलेंगे, -55 पर अगेन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाएंगे। ठीक है ना, कौन से चैनल हैं, वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और सोडियम अंदर आने लग जाएगा, सोडियम अंदर आने लग जाएगा। ये देखो सोडियम अंदर आ रहा है। ठीक है, ये भैया सोडियम अंदर आ रहा है, ये सोडियम अंदर आ रहा है, ये सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये सोडियम अंदर आ रहा है। ठीक है ना, और इस तरीके से बेटा सोडियम के अंदर आने की वजह से याद रखिएगा यहाँ का जो पोटेंशियल है, ठीक है, ये -55 से, मैं लास्ट का चित्र बना देता हूं, ये देखिए आपका, ये लास्ट का चित्र बना देता हूं। यहाँ का जो पोटेंशियल है, लास्ट वाला चित्र है, ये बस लास्ट वाला चित्र है, पूरा नहीं बना रहा मैं, लास्ट वाला चित्र जो है, ठीक है, ये अगेन जो है आपका प्लस में पहुंच जाता है, ये अगेन आपका प्लस में पहुंच जाता है। किस पे, ये अगेन आपका प्लस में पहुंच जाता है, कितने पे, +30 मिलीवोल्ट्स पर। ठीक है, +30 मिलीवोल्ट्स पर। ठीक है, आगे आगे देखिए, आगे देखिए, ये रहा आपका न्यूरॉन का आखिरी पार्ट जिसको सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट ये है, याद रखिए, एक्सॉन टर्मिनल वाला पार्ट ये है। ठीक है, और लास्ट में बच्चों, ठीक है, ये जो गोल वाला पार्ट है, इसमें क्या होते हैं, इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। ठीक है ना, इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, ये देखिए सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, इसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। ठीक है ना, अब आप इधर देखिएगा अब आप इधर देखिएगा, ठीक है, सोडियम के अंदर आने की वजह से ये तो +30 हो गया, पर ये जो सोडियम है बेटा अगेन इसका क्लस्टर बन जाता है और ये सोडियम आयन यहां स्प्रेड कर जाते हैं, मतलब सिग्नल यहां पहुंच गया। देखिए सोडियम आयंस यहां स्प्रेड कर जाते हैं। कौन सा स्प्रेड है, इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड। ठीक है, सिग्नल यहां पहुंच गया और जैसे ही सिग्नल इस सिनेप्टिक नॉब पर पहुंचता है, क्या अंदर आने लगता है, बताइए बताइए, आपको याद है, जैसे ही सिग्नल इस सिनेप्टिक नॉब पर पहुंचता है क्या खुल जाता है यहां पर, बताओ किसी को याद है, जैसे ही सिनेप्टिक नॉब पर सिग्नल पहुंचता है क्या खुल जाता है, यहां पर खुल जाते हैं बेटा चैनल, कौन से, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक है, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। ठीक है ना, और इनसे क्या अंदर आने लग जाता है, इनसे अंदर आने लग जाता है आपका कैल्शियम। ठीक है, इनसे अंदर आने लग जाता है आपका कैल्शियम। ये देखिए आपका कैल्शियम अंदर आने लग गया। ठीक है, आपका कैल्शियम अंदर आने लग गया। कैल्शियम के अंदर आने से क्या होता है, कैल्शियम के अंदर आने से क्या होता है कि ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा है, याद रखिए ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं, ठीक है, ओके, इसमें देखो मैं बना रहा हूं, ठीक है, इसमें अब मैं बना रहा हूं, ये कैल्शियम अंदर आ गया, दिखा रहा हूं मैं, इसमें कैल्शियम अंदर आ गया। ठीक है, देख लो मैं दिखा रहा हूं इसमें, ठीक है, इसमें एरो मार देता हूं ऐसे करके। ठीक है, कैल्शियम अंदर आ गया, तो ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनका क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स का, ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं कैल्शियम के अंदर आने की वजह से ये जाकर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हुआ है ये अगले न्यूरॉन से बाइंड होने के लिए तैयार है, ये अगले न्यूरॉन से बाइंड होने के लिए तैयार है। ठीक है, इस तरीके से न्यूरॉन पे बेटा एक सिग्नल भाग रहा है। आप देखिए मैं अब इसको पूरा कंक्लूड करता हूं, आप पहले सारे डायग्राम बना लीजिए, ठीक है ना, और फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं, पूरा शुरू से लेकर अंत तक जो भी अपन ने सीखा है उसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक बार आप बना लीजिए, है ना। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलें।
हाँ हाँ, अब भैया आप मेरी एक बात सुनो, +30 पर कौन से चैनल खुलेंगे मुझे बताओ, +30 पर कौन से चैनल खुलेंगे, +30 पर कौन से चैनल खुलेंगे बताओ, ठीक है। +30 पर कौन से चैनल खोलोगे यहाँ पर, ठीक है। +30 पर यहाँ पर कौन से चैनल खोलोगे, +30 पर यहाँ पर K+ चैनल खुल जाएंगे, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल, ये देखो खोल दिए, ये वोल्टेज गेटेड K+ चैनल खुल गए, ठीक है। वोल्टेज गेटेड K+ चैनल खुल गए, जगह थोड़ी कम है, ठीक है, ओपन, ठीक है। और होगा क्या, K+ आयन जो है वो बाहर जाने लग जाएगा, ठीक है। K+ आयन बाहर जाने लग जाएगा, K+ आयन बाहर जाने लग जाएगा, और यहाँ का पोटेंशियल जो है +30 से वापस -70 पर आ जाएगा, ठीक है, ड्रॉप होकर। ठीक है, चलो अब मैं एक बार आपको पूरा सिखाता हूं, ठीक है। देखो एक बार मैं पूरा सिखाता हूं, देखो मेरी बात समझना बच्चों, ठीक है। देखो बेटा ये न्यूरॉन 2 है, ठीक है। हम लोग टेक्निकली न्यूरॉन 2 पर सिग्नल को भगा रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें मैं डिफाइन करवाऊंगा कि भैया सिग्नल, न्यूरल इंपल्स, नर्व इंपल्स किसे कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये न्यूरॉन 2 है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये न्यूरॉन 2 का डेंड्राइट है, फिर यहां पर ये सेल बॉडी है, मान लो मैं न्यूक्लियस वगैरह नहीं बना रहा हूं, जगह नहीं है, ठीक है। ये पूरा एक्सॉन वाला पार्ट है, अगेन ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये प्री सिनेप्टिक नॉब है, इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये देखिए, ठीक है ना। तो देखिए हुआ क्या बेटा, ठीक है, कि पहले यहां पर जो न्यूरोट्रांसमीटर निकला था, ठीक है, ये देखिए, ये न्यूरॉन 1 से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकला था, न्यूरॉन 1 से जो न्यूरोट्रांसमीटर निकला था, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ठीक है ना। ओके, फिर मैंने न्यूरॉन 1 बनाना छोड़ दिया, मैंने न्यूरॉन 2 ही बनाया आगे जाकर। कितनी बार न्यूरॉन 1 बनाऊंगा, तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ने अपने रिसेप्टर से बाइंड किया, तो Na+ और Ca+2 चैनल ओपन हो गए। मैंने तो एक ही बना दिया है चैनल आपका, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर Ca+2 चैनल और आप ऐसे अलग दिखा सकते हैं, जैसे आप कहो तो मैं बना देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये एक और रिसेप्टर है, ठीक है, ये एक और रिसेप्टर है, ठीक है। और ये देखिएगा ऐसे करके ना, ये एक और रिसेप्टर है, ठीक है, इस पे न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर रहा है, ठीक है। और यहां पर मैं दिखा रहा हूं कि ये देखिए, ये Ca+2 चैनल ओपन हो गए और Ca+2 अंदर आ रहा है, ठीक है ना, Ca+2 अलग अंदर आ रहा है, ठीक है। ऊपर से सोडियम अंदर आ रहा है, बस ऐसे अलग अलग बता दिया, ठीक है। तो सोडियम और कैल्शियम का, पोटेशियम तो सेल के अंदर ही मौजूद होता है, क्लस्टर बन गया, चार्ज क्लस्टर। ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का जो क्लस्टर होता है, पॉजिटिव चार्ज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये स्प्रेड होता है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा रेपेल करता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो क्लस्टर है, पॉजिटिव चार्जेस रेपेल करते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव चार्जेस फैलने लगते हैं हर दिशा में, ठीक है ना। और इसको इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड कहा जाता है, जिसकी वजह से यहां पर जो -70 का पोटेंशियल है, ठीक है ना, यहां पर कितना पोटेंशियल है, यहां पर अंदर का पोटेंशियल -70 का था, ये -70 का पोटेंशियल जो होता है -55 में चेंज हो जाता है। देखिए -70 का पोटेंशियल -55 पर चेंज हो गया, -55 पर वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल ओपन हो गए, जिससे सोडियम अंदर आ गया, और पहला रीजन जो आपका है ये +30 पर पहुंच गया। देखो पहले रीजन को आपने प्लस कर दिया, ठीक है ना बेटा। ये प्लस हुआ है, प्लस किसकी वजह से हुआ है, सोडियम की वजह से प्लस हुआ है, ठीक है ना। अब ये सोडियम जो है इतना सारा अंदर आया है, अगेन पॉजिटिव चार्ज का गुच्छा बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आगे स्प्रेड होने लगेगा, अगेन इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड, जिसकी वजह से इस सोडियम की वजह से याद रखिएगा अगला हिस्सा आपका -55 पर आ जाएगा। ऑब्वियसली सोडियम की वजह से ये वाला हिस्सा आपका +30 पर पहुंच चुका है, ठीक है ना। पहला वाला हिस्सा पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। दूसरा वाला हिस्सा -55 पर पहुंच गया है सोडियम के स्प्रेड होने की वजह से। पहला हिस्सा तो मस्त +30 कर दिया सोडियम ने आते ही, और सोडियम आगे स्प्रेड हो गया, जिससे अगला हिस्सा -70 से -55 इसने कर दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और ये वाला पहला हिस्सा तो +30 पर है, दूसरा हिस्सा -70 से -55 पर आ गया सोडियम के स्प्रेड होने की वजह से, ठीक है। -55 पर यहां पर वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल खुल जाएंगे और सोडियम यहां पर अंदर आने लग जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरा हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा हिस्सा आपका +30 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। पहले हिस्से पर आते हैं, +30 पर क्या होता है, वोल्टेज गेटेड K+ चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अंदर से K+ आयंस जो हैं बाहर जाने लगेंगे, जिससे जो प्लस अपन ने डेवलप किया +30 वो वापस -70 पर आकर
बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं A से B का +30 लिख लेता हूं, ये मैंने मिस कर दिया, यहां पर A से B का +30 लिख लेते हैं, अपन +30 लिख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है ना, कि ये पूरा एक ही न्यूरॉन है, ठीक है। ठीक है, तो K+ आयन बाहर चले गए, पहला हिस्सा -70 पर आकर बैठ गया, ठीक है। दूसरे हिस्से में सोडियम अंदर आया, जिसकी वजह से दूसरा हिस्सा +30 हो गया, ठीक है ना। अगेन सोडियम का क्लस्टर बना, ये स्प्रेड होने लगा, और ये सोडियम आयंस के स्प्रेड होने की वजह से, इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड की वजह से, जो तीसरा हिस्सा है ये -70 से -55 पे आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर +30 पर क्या हुआ, अगेन K+ चैनल ओपन हो गए, +30 पर K+ चैनल ओपन होते हैं, K+ फिर से बाहर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा देखिएगा, जिसकी वजह से K+ के बाहर जाने की वजह से दूसरा हिस्सा भी -70 पर सेटल हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं तीसरे हिस्सा किस पे था, तीसरा हिस्सा -55 पर आ गया था, क्योंकि सोडियम के स्प्रेड होने की वजह से तीसरा हिस्सा -55 पर आ गया था, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए थे, ठीक है ना। ओके, सोडियम के अंदर आने से अब ये -55 से +30 पर आ जाता है, +30 पर आ गया, सोडियम फिर आगे और फैलेगा, अपन एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंच गए, एक्सॉन टर्मिनल का -70 था, सोडियम के फैलने की वजह से, सोडियम के स्प्रेड होने की वजह से, इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड होने की वजह से अगला हिस्सा भी -70 से आ गया -55 पर, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या खुल गए, यहां पर K+ चैनल खुल गए, C से D के बीच में K+ बाहर चला गया, ये +30 से वापस -70 पे आ गया, ठीक है ना। फिर अगला एरिया जो -55 पर आ गया था, उस पे वोल्टेज गेटेड Na+ चैनल खुल गए, Na+ अंदर आने लग गया, इसकी वजह से ये एरिया तो +30 पर आ गया, सोडियम फिर इकट्ठा हुआ, सोडियम स्प्रेड होने लग गया, जिसकी वजह से जो हमारा सिनेप्टिक नॉब था, ठीक है, सोडियम के स्प्रेड होने की वजह से सिनेप्टिक नॉब पॉजिटिव हो जाता है, और वहां पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, कैल्शियम अंदर आने लगता है, कैल्शियम अंदर आने लगता है तो जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो जाकर आपके मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, ताकि ये न्यूरोट्रांसमीटर थर्ड न्यूरॉन के साथ बाइंड कर सके, ठीक है ना। अब सवाल ये है हमारा, ठीक है, सवाल ये है हमारा कि नर्व इंपल्स क्या होता है, सवाल ये है हमारा नर्व इंपल्स क्या होता है, सवाल ये है नर्व इंपल्स क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज नर्व इंपल्स, ठीक है, नर्व इंपल्स होना किसे कहते हैं, ठीक है ना। नर्व इंपल्स का मतलब होता है बेटा ऐसी कोई चीज जो न्यूरॉन पे भाग रही हो, नर्व इंपल्स भागती है, जिसको अपन सिग्नल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नर्व इंपल्स का मतलब क्या है, इट इज वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, याद रखिए, इट इज वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। कोई आपसे बोले ना न्यूरॉन पर नर्व इंपल्स भाग रही है, तो आप उसको कैसे करेंगे, आप उसको कहेंगे वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। वेव ऑफ डीपोलराइजेशन क्या है, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन का मतलब यह है पहले एक एरिया पॉजिटिव होगा, डीपोलराइज होगा, डीपोलराइज का मतलब होता है नेगेटिव से पॉजिटिव होना, तो पहले एक एरिया पॉजिटिव हुआ, इस पॉजिटिव एरिया ने अगले एरिया को पॉजिटिव किया, इस पॉजिटिव एरिया ने अगले एरिया को पॉजिटिव किया, इस तरह आपका पॉजिटिविटी जो है लास्ट तक पहुंच गई, आपकी पॉजिटिविटी लास्ट तक पहुंच गई, इसे वेव ऑफ डीपोलराइजेशन कहते हैं। पहले एक एरिया बच्चों, ठीक है, पहले एक एरिया पॉजिटिव होता है, सोडियम के अंदर आने से ये दूसरे एरिया को पॉजिटिव कर देता है, ये देखो, फिर दूसरा एरिया सोडियम के अंदर आने से तीसरे एरिया को पॉजिटिव कर देता है, ये देखिए, फिर ये तीसरा एरिया लास्ट वाले पार्ट को पॉजिटिव कर देता है, इसे कहते हैं वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। ये जो पॉजिटिविटी आगे भाग रही है, इसका मतलब सिग्नल भाग रहा है न्यूरॉन पे, ठीक है ना, ये ही नर्व इंपल्स है, याद रखिए, दिस इज द नर्व इंपल्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन। कोई बोले यार इंफॉर्मेशन होती क्या है, तो आप बोलेंगे कि जो डीपोलराइजेशन हो रहा है अलग अलग पार्ट्स का, ये ही इंफॉर्मेशन का भागना होता है, इसे नर्व इंपल्स कहते हैं, इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं, कि पहले एक एरिया पॉजिटिव होता है सोडियम आने की वजह से, सोडियम आने की वजह से इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से अगला एरिया पॉजिटिव बनता है, ठीक है, फिर अगले एरिया में जो सोडियम आया है वो तीसरे एरिया को पॉजिटिव करता है, इस तरह ये पॉजिटिविटी आगे बढ़ती चली जाती है, और पॉजिटिविटी जो होती है बच्चों याद रखिए, वो इस पॉइंट ए पॉइंट से, ये देखिए ए पॉइंट पॉजिटिव हुआ था, ए पॉइंट पॉजिटिव हुआ था, ये पॉजिटिविटी जो है ए पॉइंट से फैलते हुए, ठीक है, डी पॉइंट के आगे निकलते हुए, ठीक है, यहां तक ये पॉजिटिविटी देखिए पहुंच गई है, और फिर ये पॉजिटिविटी जब सिनेप्टिक नॉब के अंदर जाती है, स्प्रेड होता है आयंस,
तब जाकर सिनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं आपके मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं, क्योंकि जैसे ये पॉजिटिविटी सिनेप्टिक नॉब में जाती है, ये पॉजिटिविटी याद रखिए, सिनेप्टिक नॉब जब आपका पॉजिटिव हो जाता है इस सोडियम आयंस के स्प्रेड होने की वजह से, याद रखिएगा, ठीक है, तब जाकर आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुलते हैं, क्योंकि ये भी वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, याद रखिए, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल जो हैं एक वोल्टेज पर खुलते हैं। तो जब ये सोडियम आयंस बेटा आगे फैल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, तो यहां पर एक ऐसी वोल्टेज डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से ये कैल्शियम चैनल खुल जाते हैं। कैल्शियम चैनल किस वोल्टेज पर खुलते हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है, अपने कोर्स में नहीं है, और कैल्शियम अंदर आने लगता है। तो व्हाट इज नर्व इंपल्स? नर्व इंपल्स इज दिस पॉजिटिविटी विच इज रनिंग फ्रॉम द ए पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द ए पॉइंट, रनिंग टू द लास्ट ऑफ द part of the axon, that is the axon terminal, ठीक है, and this positivity when reaches the synaptic knob, calcium channel get open। तो ये जो पॉजिटिविटी ए पॉइंट से लेकर सिनेप्टिक नॉब तक चली है, ठीक है, ये ही नर्व इंपल्स कहलाती है। और ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। अब अगले डायग्राम में क्या बनाओगे, ठीक है, अगले डायग्राम में क्या बनाओगे अब आपको तो पता है, ठीक है, इधर देखिए ये न्यूरॉन 2 था, ठीक है, ये न्यूरॉन 2 था, ये देखिए ये आपका न्यूरॉन 2 था, दिस इज न्यूरॉन 2, ठीक है, इसने अभी अभी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया, ये देखिए इसने अभी अभी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया, ठीक है, ये है आपका एक्साइटेटरी, ठीक है, ये है आपका एक्साइटेटरी, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर, एंटी का मतलब न्यूरोट्रांसमीटर, ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर से सामने जो है आपके डेंड्राइट पे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ये आपका डेंड्राइट है, ठीक है, कौन से न्यूरॉन का डेंड्राइट है? ये न्यूरॉन नंबर 3 आ गया, याद रखिए, ठीक है, ये न्यूरॉन नंबर 2 था, ठीक है, तो ये न्यूरॉन नंबर 3 आ गया, ठीक है, डेंड्राइट पर अगेन रिसेप्टर होंगे, ठीक है, रिसेप्टर एक आयन चैनल होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, अगेन जो है यहां पर रिसेप्टर क्योंकि आयन चैनल है, ये आयन चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है, और अगेन जो है सोडियम अंदर आने लगेगा, कैल्शियम अंदर आने लगेगा, और वापस से जो है वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ठीक है, वापस इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर सिग्नल रन होता हुआ पहुंच जाता है हमारे सर से लेकर हमारे पैरों तक, ठीक है, और इसी तरीके से जो है बच्चों हम लोग जो है जॉगिंग कर पाते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सर से सिग्नल पैरों तक इस तरह पहुंच रहा है, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। चलिए अभी तो कम डायग्राम है, ठीक है, अभी तो कम डायग्राम है, मैंने वो -80 वाला स्टेप ओमिट कर दिया, नहीं तो पता नहीं कितने डायग्राम हो जाते। आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया कि नर्व इंपल्स क्या होता है। दिस इज प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? पहले एक्शन पोटेंशियल एक एरिया में थी, ए से बी, फिर एक्शन पोटेंशियल बी से सी में गई, फिर एक्शन पोटेंशियल सी से डी में गई, प्रोपोगेट हो रही है, आगे बढ़ रही है, याद रखिए। प्रोपोगेशन का मतलब एक्शन पोटेंशियल का आगे बढ़ना। एक्शन पोटेंशियल होता क्या है? एक डीपोलराइजेशन, एक रीपोलराइजेशन, -70 से +30, +30 से -70, ये एक एक्शन पोटेंशियल है शॉर्ट में। तो पहले एक एरिया एक्शन पोटेंशियल में होता है, फिर दूसरा एरिया में, फिर तीसरा एरिया, इस तरह एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ती चली जाती है खुद से। इसको कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना, ठीक है ना, ओके, क्लियर है, ठीक है। तो नर्व इंपल्स क्या है? व्हाट इज नर्व इंपल्स, ठीक है ना। नर्व इंपल्स कोई पूछे क्या है तो आप बोलेंगे वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव होना डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है ना। तो नर्व इंपल्स का मतलब होता है पहले एक एरिया पॉजिटिव होगा, फिर दूसरा एरिया पॉजिटिव होगा, पहले एक एरिया पॉजिटिव होगा, ये दूसरे एरिया को पॉजिटिव करेगा, फिर ये एरिया पॉजिटिव होगा तो ये तीसरे एरिया को पॉजिटिव करेगा। तो पॉजिटिविटी जो भाग रही है, ठीक है, उसे ही नर्व इंपल्स कहते हैं। नर्व इंपल्स का दौड़ना, ठीक है ना, ओके। तो नर्व इंपल्स रनिंग ऑन न्यूरॉन, इसका क्या मतलब हुआ? रनिंग ऑन न्यूरॉन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिविटी रनिंग ऑन न्यूरॉन, रनिंग ऑन न्यूरॉन। पर पूरे स्टेप याद रखना इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलें। ठीक है, चलो, ठीक है।
तो देख, बस हमेशा ये याद रखना बेटा, दिमाग में हमेशा ये याद रखना, पहले एक एरिया पॉजिटिव होगा, फिर वो दूसरे को पॉजिटिव करेगा, ठीक है, फिर दूसरा एरिया तीसरे एरिया को पॉजिटिव करेगा, इस तरह ये आगे बढ़ता चला जाएगा। नर्व इंपल्स होता है डीपोलराइजेशन का स्प्रेड होना, सिंपली, ठीक है। कोई बोलेगा सिग्नल ए से बी तक कैसे पहुंचता है, सिग्नल लास्ट तक कैसे जाता है, तो आप उसको बस ये बोलोगे कि ये जो पॉजिटिविटी लास्ट तक जा रही है, ठीक है ना, इसको देखो, ठीक है, ये जो पॉजिटिविटी लास्ट तक जा रही है यही सिग्नल है, ये जो पॉजिटिविटी लास्ट तक जा रही है यही सिग्नल है, ठीक है। और इन टोटल एक्शन पोटेंशियल का प्रोपोगेशन किसे कहते हैं, पहले एक एरिया में एक्शन पोटेंशियल हुआ, ठीक है, +30 से -70 से +30, फिर +30 से -70, फिर दूसरे एरिया में एक्शन पोटेंशियल हुआ, वही -70 से +30, +30 से -70, फिर तीसरे एरिया में एक्शन पोटेंशियल हुआ, वही -70 से +30, +30 से -70। तो ये एक्शन पोटेंशियल का प्रोपोगेशन कहलाता है, ठीक है ना। ओके, चलो, तो ये अपना पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्शन पोटेंशियल आगे कैसे भागती है, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल एक अलग बात है, ओके, इसका ध्यान रखना। एक्शन पोटेंशियल मतलब 4 स्टेप हो गए, एक्शन पोटेंशियल में 4 स्टेप हो गए और शॉर्ट में 2 स्टेप हो गए, ठीक है। -70 से +30, +30 से -70, ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। ओके, तो एक्शन पोटेंशियल का प्रोपोगेशन मतलब पहले एक एरिया एक्शन पोटेंशियल के अंतर्गत आएगा, फिर दूसरा एरिया, फिर तीसरा एरिया, ठीक है। प्रोपोगेशन मतलब आगे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, ठीक है। और नर्व इंपल्स किसे कहते हैं, पॉजिटिविटी आगे बढ़ना, सिंपली, ठीक है ना। नर्व इंपल्स किसे कहते हैं, पॉजिटिविटी आगे बढ़ना। तो एक है एक्शन पोटेंशियल का प्रोपोगेशन, एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। ओके, एक है नर्व इंपल्स भागना, यानी पॉजिटिविटी भागना। दोनों में फर्क है, एक्शन पोटेंशियल में नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव दोनों स्टेप आते हैं, ऑब्वियसली दोनों स्टेप अपन को देखने को मिल रहे हैं। पर नर्व इंपल्स का सिंपल मतलब होता है पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। पहले एक एरिया पॉजिटिव होगा, वो दूसरे एरिया को पॉजिटिव करेगा, दूसरा एरिया पॉजिटिव होगा, वो तीसरे एरिया को पॉजिटिव करेगा। तो पॉजिटिविटी का भागना यानी सिग्नल का न्यूरॉन पर भागना, नर्व इंपल्स का भागना, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल का प्रोपोगेशन मतलब पहले एक एरिया एक्शन पोटेंशियल के अंतर्गत आ रहा है, फिर दूसरा एरिया, फिर तीसरा एरिया, ठीक है ना, ये वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसको लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है, इसमें मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल का मतलब है, ठीक है, दैट कंटिन्यूसली, ठीक है, दैट कंटिन्यूसली, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल, दैट कंटिन्यूसली एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड अक्रॉस द, ठीक है, अक्रॉस द होल न्यूरॉन, ठीक है, अक्रॉस द होल न्यूरॉन, जिसमें टिपिकली मैं एक्सॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है, टिपिकली मैं एक्सॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, न्यूरॉन में टिपिकली मैं एक्सॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल अगर शॉर्ट में देखेंगे तो क्या होता है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल अगर अपन शॉर्ट में देखेंगे तो होता है -70 से +30 जाना, जिसको आप डीपोलराइजेशन कहते हो, ठीक है, और +30 से रिटर्न हो जाना वापस -70 पर, ठीक है, गंदा बन गया, ठीक है, +30 से वापस रिटर्न हो जाना -70 पर, ठीक है, जिसको आप रीपोलराइजेशन कहते हो, ठीक है, जिसको अपन रीपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, इसमें पहला और दूसरा स्टेप आता है 1 + 2, ठीक है, ओके, ये वाली बात है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का आगे दौड़ना, ठीक है, ओके। वहीं पर ही कोई आपसे बोले, ठीक है, कि व्हाट इज नर्व इंपल्स, ठीक है, व्हाट इज द नर्व इंपल्स, हाउ इट इज रनिंग, हाउ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज रनिंग ऑन न्यूरॉन, इसका मतलब यह है पॉजिटिविटी रनिंग ऑन न्यूरॉन, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, इट इज नर्व इंपल्स, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। एंड ऑब्वियसली डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल का ही स्टेप है, माइनस से प्लस होना डीपोलराइजेशन कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल का ही स्टेप है, ठीक है।
तो ये जो डीपोलराइजेशन आगे भाग रही है, ये है सिग्नल का आगे भागना, ठीक है, ये है नर्व इंपल्स का चलना, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। मैंने दोनों चीजें आपको कई बार रिपीट करके बता दी है, ठीक है। फिर भी अगर डाउट आ रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। मैं आपका डाउट वीडियो बनाकर भी क्लियर कर सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, बच्चों, ठीक है। और अब हम जो है लास्ट इसके लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। अब अपन कंक्लूड करते हैं बेटा कि केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, क्योंकि सारे डिफरेंस अभी अपन ने नहीं लिखे। तो केमिकल साइनेप्स और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो मैं कंक्लूड कर रहा हूं, और फिर अपन ब्रेन पर आ जाएंगे, ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। चलिए, है ना। ठीक है, चलो देखिएगा। तो इधर है बच्चों केमिकल साइनेप्स, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, ठीक है। केमिकल साइनेप्स जो होता है बेटा, ठीक है, इसमें यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो केमिकल सिनेप्स का नाम केमिकल सिनेप्स इसलिए पड़ गया क्योंकि इसमें केमिकल यूज होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, यूज ऑफ गैप जंक्शंस, यूज ऑफ गैप जंक्शंस। बनाता हूं, देखो, इसमें ये आपका न्यूरॉन 1 है, ठीक है, और इसमें ये आपका न्यूरॉन 2 है, ठीक है। ये आपका न्यूरॉन 2 है, अलग अलग रंग से बनाए हैं। बीच में देखिए सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना पतला है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना छोटा एरिया है, देखो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना पतला सा है, बस एक लाइन खींचने जितना वो है, ठीक है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना छोटा है, ठीक है। तो यहां पर अपन एक पॉइंट और लिख देते हैं कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज स्मॉल, सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज स्मॉल, ठीक है। इधर भी बनाऊंगा, ठीक है। अब अपन बना देते हैं बच्चों यहां पर, ये देखो, ये गैप जंक्शन है बीच में। गैप जंक्शन मैंने आपको एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाए थे। ये देखिए, ये गैप जंक्शन है, पाइप नुमा, ठीक है। ये पाइप नुमा आपके गैप जंक्शन है, ठीक है। ये पाइप नुमा आपके गैप जंक्शन है। तो इसकी खासियत ये होती है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की कि ये जो मैंने गैप जंक्शन बनाए हैं, ठीक है, ये जो मैंने गैप जंक्शन बनाए हैं, ठीक है, आयंस जो होते हैं, याद रखिए, ठीक है, आयंस जो होते हैं ठीक है, जैसे कि सोडियम आयंस, ठीक है, जैसे कि सोडियम आयंस, जैसे कि कैल्शियम आयंस, ठीक है, ये गैप जंक्शन से ही चले जाते हैं दूसरे में, ठीक है ना, दूसरे न्यूरॉन में गैप जंक्शन से ही चले जाते हैं। इसलिए सिग्नल बड़ा आसानी से भागता है, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर निकालने की जरूरत नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर से बाइंड करने की जरूरत नहीं, रिसेप्टर एक आयन चैनल है वो ओपन करने की जरूरत नहीं। इसमें तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आयंस आराम से चले जाते हैं गैप जंक्शंस के माध्यम से, याद रखिए, ठीक है ना। जबकि अगर अपन यहां देखें बच्चों, इस तरफ देखें, ठीक है, तो ये न्यूरॉन 1 है, ठीक है, आप भी जानते हो, ठीक है, ये न्यूरॉन 1 है, ठीक है। सामने वाला जो है ये न्यूरॉन 2 है, उसका डेंड्राइट है, ठीक है। ओके, अब आप यहां पर देखिए, ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, ठीक है, कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना बड़ा है, देखिए कितना गैप है। यहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट बिल्कुल मार्जिनल सा था, दो न्यूरॉन के बीच का गैप बिल्कुल ना के बराबर था। यहां पर तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना बड़ा है, तो एक पॉइंट यहां पर अपन ये भी लिख देते हैं कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है लार्ज है, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है यहां पर लार्ज है, ठीक है।
काफी बड़ा है। आप देखिए यहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट ना के बराबर है, बस एक लाइन का जितना सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। दो न्यूरॉन के बीच की स्पेस को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा कि केमिकल सिनेप्स में ना, केमिकल सिनेप्स में सिग्नल आएगा, कैल्शियम अंदर आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर का एक्सोसाइटोसिस होगा, ठीक है ना। यहां पर बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, ठीक है। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है ना। फिर आयन चैनल ओपन होगा। इस तरह सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से पहुंच रहा है, याद रखिए, ठीक है ना। यहां पर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिनमें ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज हो जाते हैं मेम्ब्रेन के साथ, आपको सब पता है अब तो, ठीक है ना। बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि पहले सिनेप्टिक वेसिकल फ्यूज होंगे, फिर न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, ठीक है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितनी लार्ज स्पेस है देख लो, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कितना बड़ा है। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, रिसेप्टर एक आयन चैनल है, तब जाकर वो आयन चैनल ओपन होगा, तब जाकर सोडियम आयन दूसरे न्यूरॉन में पहुंचेंगे। कितना लंबा प्रोसेस है, याद रखिए। तो इसलिए जो केमिकल सिनेप्स होते हैं ये स्लो होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। जबकि जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं बेटा ये फास्ट होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। फटाफट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर निकालने की जरूरत नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर से बाइंड करने की जरूरत नहीं। एक ही न्यूरॉन के आयन दूसरे में घुस जाएंगे, दूसरे को डीपोलराइज कर देंगे, ठीक है ना। इतना फास्ट मामला होता है। बस गैप जंक्शन बीच में है, एक न्यूरॉन के आयन दूसरे में गए और भैया दूसरा डीपोलराइज होना चालू। ना न्यूरोट्रांसमीटर निकालना, ना न्यूरोट्रांसमीटर का बाइंड होना, ना रिसेप्टर वाले आयन चैनल का ओपन होना, ना इलेक्ट्रोटॉनिक स्प्रेड होना। मतलब लंबा प्रोसेस है केमिकल वाला, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल वाले में तो क्या गैप जंक्शन है ना, बस भैया एक न्यूरॉन के आयन दूसरे में भेज दो, दूसरा डीपोलराइज कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल वाला फास्ट होता है, केमिकल वाला स्लो होता है। तो विच सिनेप्स इज फास्टर, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज फास्टर। इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से चली जाती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, जबकि जो केमिकल सिनेप्स होता है इट इज स्लोअर। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन जाने में समय लगता है, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद केमिकल सिनेप्स जो होते हैं, ठीक है ना, दे आर मोर कॉमन, ये तो पॉइंट अपन लिख चुके हैं। दे आर मोर कॉमन इन वर्टिब्रेट्स, दे आर मोर कॉमन इन वर्टिब्रेट्स, दे आर मोर कॉमन इन वर्टिब्रेट्स। और हम भी वर्टिब्रेट्स ही हैं लाइक ह्यूमन, ठीक है ना, ओके। जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में दे आर मोर कॉमन इन, ठीक है, दे आर मोर कॉमन इन इनवर्टिब्रेट्स, दे आर मोर कॉमन इन इनवर्टिब्रेट्स, इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, रेयर इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के अंदर तो ये रेयर ही होते हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली ब्रैकेट में मैं ह्यूमन लिख देता हूं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत रेयर हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सारे डिफरेंस हो गए, ठीक है। केमिकल सिनेप्स न्यूरोट्रांसमीटर से चल रहा है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स गैप जंक्शन से चल रहा है, ठीक है। केमिकल सिनेप्स में ये है पहले न्यूरोट्रांसमीटर निकालो, फिर इसके रिसेप्टर से न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर से, फिर वो रिसेप्टर आयन चैनल है वो ओपन होगा, आयन अंदर जाएंगे दूसरे न्यूरॉन में। इस तरह जब आयन अंदर जाएंगे तो दूसरा न्यूरॉन डीपोलराइज होना चालू होगा, ठीक है। पर अगर अपन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात करें तो वहां पर कोई ऐसा पंगा ही नहीं है, सीधा एक न्यूरॉन के आयंस दूसरे न्यूरॉन में एंटर कर जाते हैं और इस तरह फट से दूसरा न्यूरॉन डीपोलराइज हो जाता है। ना न्यूरोट्रांसमीटर निकालने का झंझट, ना न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर से बाइंड होने का झंझट, ना रिसेप्टर जो कि आयन चैनल है वो ओपन होने का झंझट, कुछ मगजमारी ही नहीं है, सीधा काम हो जाता है वहां पर। इसलिए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स फास्ट होता है, केमिकल सिनेप्स स्लो होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है वो बहुत कम होता है। केमिकल सिनेप्स में जो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है सिनेप्टिक क्लेफ्ट वो लार्ज होता है, ठीक है ना। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज लार्ज, सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज स्मॉल, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस हो गए, ठीक है। एक तरफ केमिकल, एक तरफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ये वाला पार्ट अपन ने बहुत तमीज से कर लिया है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप बता दीजिए क्लियर है सारा,
मुझे बता दीजिए रेस्टिंग स्टेट, एक्शन पोटेंशियल, प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, डिफरेंसेस बिटवीन द टू सिनेप्स, एकदम क्लियर है, पूरा आ गया समझ में? ठीक है, मुझे बता दीजिए ये सारा क्लियर है क्या? ठीक है, बताइए वोटिंग पे। ठीक है, दो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है ना, ये बीच का जो गैप है इसे सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं, ठीक है ना? ओके, मैं तो कर दूं यार, मेरे को तो समझ आ गया। ठीक है, अब बेटा अपन ब्रेन का पार्ट चालू करते हैं, ठीक है ना? अब अपन सीएनएस को पढ़ेंगे, ठीक है ना? सीएनएस को पढ़ेंगे, ठीक है? सीएनएस को पढ़ेंगे अब अपन, ठीक है? चलिए, है ना? ठीक है, अरे देखूं एक बार, बहुत अच्छा परसेंटेज है, चलो थैंकफुली 97-98% लोगों को समझ में आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सीएनएस, ठीक है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? जिसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट द ब्रेन, ठीक है ना? ओके, कोई बोल रहा था कि देखो बेटा ये चैप्टर ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैं आपको पूरा क्लैरिटी दे देता हूं। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? परसों तक अपन ब्रेन खत्म कर लेंगे ढंग से, परसों तक अपन ब्रेन पूरा एकदम खत्म कर लेंगे, और आपके शॉर्ट टेस्ट में ब्रेन तक आएगा, ठीक है? शॉर्ट टेस्ट में ब्रेन तक आएगा, ठीक है? शॉर्ट टेस्ट में ब्रेन तक आएगा आपके, ठीक है? शॉर्ट टेस्ट में कहां तक आएगा? ब्रेन तक आएगा। अब नई एनसीईआरटी में ब्रेन तक दे रखा है, नई एनसीईआरटी में ब्रेन तक दे रखा है, पर मैं आपको 2 टॉपिक्स और करवाऊंगा नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। उन 2 टॉपिक्स में मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड करवाऊंगा और रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है? स्पाइनल कॉर्ड कराऊंगा, रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ाऊंगा, ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है? फिर इसमें ना हमारे नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब नर्वस सिस्टम का पार्ट 2 जो आएगा, पार्ट 2 वो आएगा लास्ट में, सेंस ऑर्गन के फॉर्म में, आई और ईयर के फॉर्म में। आई और ईयर आपके हट गए नई एनसीईआरटी से, तो हमने उनको लास्ट में रख दिया है। तो आई एंड ईयर एंड अदर सेंस ऑर्गन्स जो हैं ऑल फैक्ट्री वाले, वो लास्ट में आएंगे, ठीक है? तो अभी अपन परसों तक ब्रेन खत्म करेंगे, इतना आपके शॉर्ट टेस्ट में आएगा। परसों क्लास में ब्रेन खत्म हो जाएगा तो आपके शॉर्ट टेस्ट में ब्रेन पूछा जाएगा, ठीक है? ओके, अप टू ब्रेन, इसमें पोटेंशियल सब आएगा, साइनेप्स आएगा, पोटेंशियल आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है? ब्रेन तक आएगा। शॉर्ट टेस्ट आपका रविवार को शॉर्ट टेस्ट है, रविवार को शॉर्ट टेस्ट है 12 सवालों का, ठीक है? ये तो हो गया क्लियर। अच्छा, फिर मैं चैप्टर को यही नहीं रोकूंगा, हालांकि एनसीईआरटी में तो ब्रेन तक ही दे रखा है, पर मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स सेक्शन भी पढ़ा दूंगा अगले वीक, ठीक है? और फिर हम एंडोक्राइन सिस्टम चालू करेंगे। ईयर, आई एंड ऑल्फैक्शन वाला जो सिस्टम है लास्ट में करेंगे, सेंस ऑर्गन लास्ट में करेंगे जो हट चुके हैं एनसीईआरटी से, ठीक है? चलिए, तो मैंने क्लियर कर दिया। आइए बच्चों ब्रेन के बारे में समझते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले बेटा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, ठीक है ना? सबसे पहले बेटा एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, जब आप एम्ब्रियो थे, ठीक है? जब आप एम्ब्रियो थे बेटा, तब आपका ब्रेन बनना चालू हुआ था, ठीक है ना? ओके, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो आपका ब्रेन था किससे बनता था, ठीक है ना? एक्टोडर्म से, ठीक है ना? एक्टोडर्म जो है, ठीक है ना, इज द जर्म लेयर, ठीक है? एक्टोडर्म इज द जर्म लेयर, ठीक है? एक्टोडर्म इज द जर्म लेयर, ठीक है? from which brain is formed, ठीक है? from which brain is formed, from which brain is formed, ठीक है?
तो कौन सी जर्म लेयर से ब्रेन बनता है? एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से ब्रेन बनता है, ठीक है। तो हम जब एम्ब्रियो थे बेटा, हम जब एम्ब्रियो थे, ठीक है, आप और मैं जब एम्ब्रियो थे, मदर के वूम्ब में डेवलप हो रहे थे, मदर के जो है यूट्रस में अपना विकास हो रहा था, ठीक है, अपन बहुत एम्ब्रियो जितने थे, छोटे से थे, एम्ब्रियो थे, तो उस समय ब्रेन बनना चालू हो जाता है। और ब्रेन कौन सी जर्म लेयर से बनता है? एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है, ओके। तो एम्ब्रियो जो होता है उसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जैसे कि एक्टोडर्म से ब्रेन बनता है। जब बेटा ब्रेन हमारा बनना चालू होता है, याद रखिए, तो हमारा ब्रेन बहुत छोटा सा होता है, जो अर्ली ब्रेन होता है हमारा बहुत छोटा सा होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा अर्ली ब्रेन होता है वो बहुत छोटा सा होता है ऐसे करके, और उसमें 3 ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें 3 ही पार्ट्स होते हैं। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो ब्रेन बनता है, जिसको मैं अर्ली ब्रेन कह रहा हूं, उसमें 3 ही पार्ट्स होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो ब्रेन बना अपना, ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो ब्रेन बना अपना, ठीक है ना, इसे आप अर्ली ब्रेन कह सकते हो, ठीक है, इसे आप अर्ली ब्रेन कह सकते हो, ठीक है। ये स्मॉल होता है ऑब्वियसली, ठीक है, ये स्मॉल होता है, छोटा सा होता है, एंड इट हैज 3 पार्ट्स, इसमें 3 ही पार्ट्स होते हैं बेटा, ठीक है, इसमें 3 ही पार्ट्स होते हैं। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो ब्रेन बनता है बेटा, शुरू में तो छोटा ही ब्रेन होता है, उसमें 3 ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। हम मदर के वूम्ब में डेवलप हो रहे हैं और ब्रेन में 3 ही पार्ट्स हैं, ठीक है, छोटा सा ब्रेन बना है, छोटा सा ब्रेन है, ठीक है। इसमें जो पहला पार्ट होता है इसे फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, ठीक है, पर फोर ब्रेन कोई पूछता नहीं है, ठीक है ना। फोर ब्रेन का साइंटिफिक टर्म पूछता है प्रोजेनसिफेलॉन, 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 ठीक है, प्रोजेनसिफेलॉन, ठीक है, तो प्रोजेनसिफेलॉन, ठीक है। तो फोर ब्रेन आगे वाला पार्ट जो है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क, मस्तिष्क बोलते हैं ना ब्रेन को, मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, आगे वाला ऊपर वाला पार्ट, फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन हो गया पहला पार्ट, जिसको प्रोजेनसिफेलॉन कहते हैं। साइंटिफिक नेम याद करना जरूरी है, प्रोजेनसिफेलॉन याद करना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बीच वाला पार्ट यानी कि मिड ब्रेन, ठीक है, जिसको अपन मीजेनसिफेलॉन कहते हैं, जिसको अपन मीजेनसिफेलॉन कहते हैं, मीजेनसिफेलॉन कहते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, हाँ बैटरी तो है, ठीक है। और जो लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, ये है हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन, ठीक है, हाइंड ब्रेन, और इसको रोम्बेनसिफेलॉन कहा जाता है, इसको रोम्बेनसिफेलॉन कहा जाता है, रोम्बेनसिफेलॉन कहा जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जब अपन एम्ब्रियो थे और अपना ब्रेन बना ही था, जब छोटा सा था ये, और इसमें 3 ही पार्ट्स थे बच्चों, इसमें 3 ही पार्ट्स थे, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। बट नोबडी विल आस्क यू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, they will ask you the scientific names, prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. Brain had only 3 parts, ठीक है ना, when you were embryo, ठीक है। उस समय तुम चैट नहीं कर सकते थे, उस समय तुम किसी लायक नहीं थे, समझे पागलों, चैट करना बंद कर दो, कितना चैट करोगे भाई, चैट 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 चैट, हाँ, ठीक है। तो ये अर्ली ब्रेन हो गया, छोटा सा है, नन्ना सा, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि धीरे धीरे क्या होता है, हमारा विकास होता रहता है, हम एम्ब्रियो से फीटस में कन्वर्ट होते हैं, फीटस से चाइल्ड में कन्वर्ट होते हैं, फिर 9 महीने बाद अपना जन्म होता है, ठीक है, और फिर अपन 1 महीने के होते हैं, 2 महीने के होते हैं, जन्म के बाद 1 साल के होते हैं, 2 साल के होते हैं। इस तरह बेटा ब्रेन का डेवलपमेंट चलता रहता है, याद रखिए। और मान लीजिए अब अपन एक एज ले लेते हैं कि एक 15 साल के बच्चे में, ठीक है, कौन कौन से ब्रेन के पार्ट्स डेवलप हो गए, मतलब एज के साथ ब्रेन बड़ा होता चला जाता है, ब्रेन में नए नए पार्ट्स बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो
विथ एज जो है क्या विकास होता है, आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। विथ एज जो है क्या होता है चेंजेस, ठीक है। विथ एज ब्रेन डेवलप्स, ठीक है ना। विथ एज ब्रेन डेवलप्स, ठीक है ना, ब्रेन डेवलप्स, ठीक है। न्यू पार्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, न्यू पार्ट्स आर फॉर्म्ड, न्यू पार्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, न्यू पार्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। ब्रेन इंक्रीज इन साइज, ठीक है, ब्रेन इंक्रीज होता है साइज में, ठीक है। और सोचिए, अब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे युवक की, ठीक है, जो करीब करीब 15 साल का हो गया है, 15 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। अच्छी खासी युवक जो है फिजिक्स कर रहा है, अच्छी खासी युवक केमिस्ट्री कर रहा है, ठीक है ना। अच्छे खासी युवक जो है टीवी देख रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, उल्टी सीधी चीजें देख रहा है, ठीक है ना। ओके, युवक के माइंड में सब कुछ है, बढ़िया माइंड है युवक का, ठीक है। पर पूरा सोशल मीडिया ने युवक का माइंड भर दिया, ठीक है। फिजिक्स नहीं हो रही है, केमिस्ट्री नहीं हो रही, बैकलॉग होता चला जा रहा है। माइंड भगवान ने बहुत अच्छा दिया था 15 साल की उम्र में, बहुत अच्छा, ठीक है, पर एकदम बेकार, ठीक है। तो 15 साल की उम्र में जब ब्रेन बड़ा हो जाता है, ब्रेन में पार्ट्स अलग अलग बन जाते हैं। कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं आइए मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो जो आपका प्रोजेंसिफ्लॉन है, ठीक है, जो आपका प्रोजेंसिफ्लॉन है वो विकसित हो जाता है। और जो प्रोजेंसिफ्लॉन जो है आपका विकसित होता है किस में, ठीक है ना। प्रोजेंसिफ्लॉन आपका 2 पार्ट्स में विकसित हो जाता है, ये देखिए। एक पार्ट कहलाता है टीलिनसिफ्लॉन, ठीक है ना, एक पार्ट कहलाता है टीलिनसिफ्लॉन, ठीक है, टीलिनसिफ्लॉन, ठीक है। और एक पार्ट कहलाता है डायनसिफ्लॉन, ठीक है, एक पार्ट कहलाता है डायनसिफ्लॉन, ठीक है, डायनसिफ्लॉन, टीलिनसिफ्लॉन एंड डायनसिफ्लॉन। पहले नंबर पे ये याद करोगे, दूसरे नंबर पे ये याद करोगे, ठीक है ना। अब तुम्हें मन में आएगा सर टीलिनसिफ्लॉन में क्या क्या आता है, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स टीलिनसिफ्लॉन के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो टीलिनसिफ्लॉन में बेटा क्या क्या आता है, टीलिनसिफ्लॉन में तुम्हारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट आता है जिसे सेरिब्रम कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। इसके अलावा कॉर्पस स्ट्राइटम आता है, ठीक है, कॉर्पस स्ट्राइटम आता है, ठीक है। इसके अलावा हिपोकैम्पस आता है, ठीक है, इसके अलावा हिपोकैम्पस आता है, ठीक है। इसके अलावा एमिगडेला आता है, एमिगडेला आता है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं बच्चों टीलिनसिफ्लॉन के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सारा याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स जो हैं टीलिनसिफ्लॉन के अंतर्गत आते हैं, रखे जाते हैं, ठीक है। डायनसिफ्लॉन के अंतर्गत क्या आ जाता है, ठीक है, डायनसिफ्लॉन के अंतर्गत आ जाता है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, आपका हाइपोथैलेमस और आपका थैलेमस, ठीक है, आपका थैलेमस। ये 2 पार्ट्स जो होते हैं ये डायनसिफ्लॉन के अंतर्गत आते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। ऐसे करके मैं बना रहा हूं, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, चलो अब अपन मिड ब्रेन पर ध्यान दें। मिड ब्रेन का क्या होता है बेटा, ठीक है ना, मिड ब्रेन का क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। ये देखो, तो मैं यहां से एक एरो निकालता हूं, देखना तुम ढंग से बनाना है ना, गलती मत करना। मिड ब्रेन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन बेटा मिड ब्रेन ही कहलाता है। हालांकि मिड ब्रेन साइज में बड़ा जरूर हो जाता है पर इसमें कोई एक्स्ट्रा पार्ट्स बनते नहीं है, तो मिड ब्रेन को आप मिड ब्रेन ही कहते हो, याद रखिए, ठीक है ना। तो मीजेंसिफ्लॉन को आप मीजेंसिफ्लॉन ही कहते हो, याद रखिए, ठीक है ना। तो मिड ब्रेन जो है, ठीक है, मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन रिमेन्स सेम, ठीक है। नो न्यू पार्ट्स फॉर्म्ड, नो न्यू पार्ट्स फॉर्म्ड, नो न्यू पार्ट्स फॉर्म्ड, ठीक है। बट इट इंक्रीजेस इन साइज, बट इट इंक्रीजेस इन साइज, ठीक है। ये साइज में जरूर बढ़ जाता है, ठीक है ना, बड़ा हो जाता है पर कोई नए पार्ट्स बनते नहीं है, तो मिड ब्रेन ही कहते हैं इसको, ठीक है। इसका कोई नया नाम नहीं है, कोई नए पार्ट्स नहीं है, मिड ब्रेन ही बोला जाता है इसको। बस ये साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, देयर आर नो न्यू पार्ट्स विच आर फॉर्म्ड इन मिड ब्रेन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन जो है उसके साथ क्या, ठीक है, हाइंड ब्रेन का विकास कैसे होता है, ठीक है ना।
तो हाइंड ब्रेन जो है, ठीक से लिखना है ना, बहुत प्रॉपरली लिखना, गलती मत करना। डेवलप्स इनटू, हाइंड ब्रेन डेवलप्स इनटू 2 पार्ट, ठीक है। हाइंड ब्रेन जो है डेवलप्स इनटू 2 पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट कहलाता है मीटिनसिफ्लॉन, ठीक है। पहला पार्ट कहलाता है मीटिनसिफ्लॉन, और दूसरा पार्ट कहलाता है माइलिनसिफ्लॉन, ठीक है ना, माइलिनसिफ्लॉन, ठीक है। मीटिनसिफ्लॉन एंड माइलिनसिफ्लॉन, ठीक है ना। मीटिनसिफ्लॉन जो है, ठीक है, मीटिनसिफ्लॉन जो है, इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, इसके अंतर्गत आ जाता है सेरिबेलम, ठीक है, इसके अंतर्गत आ जाता है पॉन्स, ठीक है। तो मीटिनसिफ्लॉन के अंतर्गत आ जाता है सेरिबेलम और पॉन्स, और माइलिनसिफ्लॉन के अंतर्गत क्या आता है बताओ, माइलिनसिफ्लॉन के अंतर्गत आ जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगटा, ठीक है ना, मेड्यूला ऑब्लोंगटा, ठीक है। तो माइलिनसिफ्लॉन के अंतर्गत जो मेन पार्ट पाया जाता है जिसको हमें पढ़ना है, दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगटा, ठीक है। तो ये हैं बच्चों आपके 15 साल के लड़के में जो पार्ट्स हैं वो ये रहे, ठीक है ना। ऑब्वियसली 15 साल का जो लड़का है उसका ब्रेन बड़ा हो चुका है, ठीक है, ऊट पटांग चीजें सोच रहा है क्योंकि इतने सारे पार्ट्स जो विकसित हो गए हैं, ठीक है ना। तो जो अपना फोर ब्रेन है वो बड़ा हो गया, विकसित हो गया डायनसिफ्लॉन और टीलिनसिफ्लॉन में, ठीक है ना। टीलिनसिफ्लॉन के अंतर्गत ये सारे पार्ट्स आते हैं जो अपन को पढ़ने भी हैं, डायनसिफ्लॉन के अंतर्गत ये दोनों पार्ट्स आते हैं जो अपन को पढ़ने भी हैं, ठीक है। मिड ब्रेन एज इट इज रहता है, मिड ब्रेन को मिड ब्रेन ही कहते हैं, ठीक है, बड़ा जरूर हो जाता है पर कोई नए पार्ट्स बनते नहीं है। और हाइंड ब्रेन जो है वो 2 पार्ट्स में फिर डेवलप हो जाता है एज के साथ में, एक कहलाता है मीटिनसिफ्लॉन, एक कहलाता है माइलिनसिफ्लॉन। मीटिनसिफ्लॉन में आता है सेरिबेलम एंड पॉन्स, एंड माइलिनसिफ्लॉन में आता है मेडुला ऑब्लोंगटा, ठीक है ना। ओके, ये वाली बात है, ये सारे पार्ट्स अपन को करने हैं, विथ नेम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई, ठीक है। अब अपन कल मिलते हैं, राइट, और जो है ब्रेन को कल डीपली स्टडी करेंगे, ब्रेन के सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, मेनिंजेस वगैरह, ब्रेन में कौन कौन से मेनिंजेस होते हैं सब पढ़ेंगे। आज इतना ही, ठीक है, बहुत पढ़ाई हो गई आज के लिए, इस पे मास्टरी कर लेना, सारा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। एक लास्ट में जाते जाते बेटा मैं आपको एक लास्ट में ज्ञान देने जा रहा हूं, लास्ट है, ठीक है ना, लास्ट है बेटा, लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक ज्ञान देने जा रहा हूं बेटा। यहां पर लिख रहा हूं, आप लोग कॉपी में जरूर लिख लेना, नहीं तो क्वेश्चन अटकेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन अटकेगा। देखो बेटा, नहीं तो आपका क्वेश्चन अटकेगा, ठीक है। देखो बेटा, जब न्यूरॉन के अंदर पोटेंशियल, ठीक है, जब न्यूरॉन के अंदर पोटेंशियल, याद रखिएगा, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट्स होता है, इसे क्या कहते हो बताओ। जब न्यूरॉन के अंदर, पर्टिकुलरली एक्सॉन के अंदर पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट्स होता है, इसे क्या कहते हो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेस्टिंग स्टेज क्या, रेस्टिंग स्टेज कह लो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। इसको पूरा लिख देता हूं ना ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसे आप रेस्टिंग स्टेज कह लो, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज कह लो, और इस पोटेंशियल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह लो, इस अवस्था को विश्राम अवस्था कह लो, रेस्टिंग स्टेज कह लो, या इस पोटेंशियल को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कह लो, ठीक है ना।
-70 मिलीवोल्ट्स का जो पोटेंशियल है इसको अपन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और इस अवस्था को, ठीक है, इस अवस्था को, ठीक है, इस स्टेज को, ठीक है, अवस्था यानी कि स्टेज को आप रेस्टिंग स्टेज कहते हो, ठीक है ना। ओके, तो पोटेंशियल को कहते हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और स्टेज को कहते हो रेस्टिंग स्टेज। इसको एक और नाम से बुलाते हैं, ठीक है ना, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, इसको ना पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं, इसे पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, इसे पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं, पोलराइज्ड स्टेट भी कहते हैं। तो रेस्टिंग स्टेज को जब पोटेंशियल -70 है इसे पोलराइज्ड स्टेट भी कहा जाता है। रेस्टिंग स्टेट इज इक्वल टू पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेज को पोलराइज्ड स्टेज भी कहते हैं, ठीक है ना। ये अगर कभी ये वर्ड आ जाए पोलराइज्ड तो भैया डरना मत, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज का ही दूसरा नाम पोलराइज्ड स्टेट है, ठीक है ना। ओके, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। ओके, अच्छा, एक प्लेक्सिस वर्ड भी है जो बताना है, वो भी बताता हूं, यहीं बता देता हूं, ठीक है। एक प्लेक्सिस वर्ड भी है जो बताना है, बताता हूं, ठीक है ना। प्लेक्सिस किसे कहते हैं ना, प्लेक्सिस किसे कहते हैं, ये अपना ना प्लेक्सिस किसे कहते हैं, ये मैंने नहीं बताया ना, ये वीएनएस में था, विसरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ये भी बता देता हूं, प्लेक्सिस किसे कहते हैं ना। ओके, क्योंकि ये विसरल नर्वस सिस्टम में वर्ड था, ये अपना पेंडिंग है, ठीक है ना। देखो बेटा, ये देखो, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये देखिए, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, देखिए लिख देते हैं, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है बेटा। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती है, ये एक स्पाइनल नर्व है, ये दूसरी स्पाइनल नर्व है, ठीक है, ये अगली स्पाइनल नर्व है, ठीक है, फिर ये एक और स्पाइनल नर्व है। तो स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती है, आपको पता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलती है, ठीक है। अब बेटा क्या होता है, ये स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं ये आगे जाकर एक दूसरे से कभी कभी मर्ज कर जाती हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो जैसे ये वाली जो नर्व है, देखिएगा, ये वाली जो नर्व है ये ऐसे करके इस रेड वाली के साथ मर्ज कर जाएगी, ठीक है ना। तो जब दो नर्व्स मर्ज कर जाती है, ठीक है बेटा, तो प्लेक्सिस बनता है, प्लेक्सिस, ठीक है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये देखिए, व्हेन टू स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, व्हेन टू स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, ओके, मर्ज विथ ईच अदर, मर्ज और मिक्स, ठीक है, विथ ईच अदर, ठीक है, विथ ईच अदर, विथ ईच अदर। अगर मर्ज या मिक्स नहीं वर्ड लग रहा, जॉइन लिख लो, ठीक है, जॉइन विथ ईच अदर, प्लेक्सिस आर फॉर्म्ड, ठीक है, प्लेक्सिस आर फॉर्म्ड, प्लेक्सिस आर फॉर्म्ड। तो आपके प्लेक्सिस बनते हैं, तो आपके प्लेक्सिस बनते हैं। तो प्लेक्सिस जो होते हैं बेटा, दो नर्व्स के मर्ज होने से बनते हैं। दो नर्व बेटा जब जुड़ती है आपस में तब बन जाते हैं प्लेक्सिस। दो नर्व के जुड़ने से प्लेक्सिस बनता है, याद रखिए। तो दो स्पाइनल नर्व्स जब जुड़ जाती है बेटा तो प्लेक्सिस कहलाता है। क्या बनता है? प्लेक्सिस बनता है, ठीक है ना। ओके ठीक है, ये प्लेक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो वीएनएस में क्या क्या आता है? विसरल नर्वस सिस्टम में 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं एनसीईआरटी ने। नर्व्स आती हैं, गैंग्लियंस आते हैं, ठीक है, और तीसरा लिखा हुआ है प्लेक्सिस आते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ना। तो मैंने आज आपको प्लेक्सिस भी बता दिया कि प्लेक्सिस क्या होता है। हालांकि प्लेक्सिस मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड में बताने वाला था। इस प्लेक्सिस जो है
प्लेक्सिस मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड में बताने वाला था, जब स्पाइनल नर्व पढ़ा था तब बताने वाला था, पर यार आपने अभी पूछ लिया तो मैंने एक जानकारी दे दी आपको, ठीक है। बाकी प्लेक्सिस जो है स्पाइनल कॉर्ड में भी आएगा, ठीक है, पर मैं वहां बताने वाला था, पर मैंने यहां भी आपको बता दिया है कि दो स्पाइनल नर्व्स जब ज्वाइन हो जाती है एक दूसरे के साथ तो प्लेक्सिस बनता है, ठीक है ना। ओके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आज का यहां पर खत्म करते हैं मामला, ठीक है। प्लीज इसको अच्छे से करना, कोई डाउट आए तो कमेंट में डाल देना, मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तुम चिंता ही मत करो, ठीक है। तुम्हें कोई चीज नहीं आ रही है तुम कमेंट में डाल दो, ठीक है। और अगर मतलब मैक्सिमम क्लास को नहीं आ रहा होगा तो मैं जरूर आपको अलग से बता दूंगा, मतलब वीडियो बनाकर डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई, बार बार मैं यही बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि वीडियो वगैरह मैं सब उसी में ही डालता हूं, ठीक है। कोई चीज समझ में नहीं आई यार, जस्ट कमेंट, टेल मी, एंड इफ इट इज लाइक कि मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो बेटा मैं वापस से वीडियो बनाकर टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो, ठीक है। भाई एक दो लोगों को अगर समझ नहीं आया तो उसका कारण तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने बीच में ज्वाइन किया है, ठीक है। ओके, कुछ लोग निसिल ग्रेन्यूल्स मेरे से पूछ रहे थे, सर निसिल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं। निसिल ग्रेन्यूल्स जो है मैं आपको एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो एक बार आप एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर देखना जहां पर हमने न्यूरल टिश्यू पढ़ा था, वहां मैं निसिल ग्रेन्यूल्स आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है। तो एक बार आप वो भी देखना, है ना, ठीक है। फिर भी कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। ओके, चलो मिलते हैं अब कल की क्लास में, बाय, है ना।